सो गुड इवनिंग टू ऑल। आप सभी का स्वागत है टारगेट विद डिस्कसर के स्पेशल सेशन में। और आज का जो सेशन है ये मूवमेंट जैसा कि हमारा चल रहा है पिछले कई सेशन से, तो आज का भी सेशन मूवमेंट पे ही है। और आज हम एक अगला मूवमेंट पढ़ने वाले हैं, द रोमांटिक रिवाइवल। ये रोमांटिक रिवाइवल है। इससे पहले तो आप ये जाने कि मतलब ये तो बी प्रसाद ने कहा है रोमांटिक रिवाइवल, लेकिन इसके अलावा जो है अगर आप देखते हैं तो इसको अन्य कई नाम से जानते हैं, जैसे रोमांटिक मूवमेंट कहते हैं इसको, रोमांटिक मूवमेंट, या फिर रोमांटिसिज्म भी बोलते हैं, रोमांटिसिज्म। तो ये जो रोमांटिसिज्म है या रोमांटिक मूवमेंट है, अगर आप ध्यान दें तो इसके लिए जो सबसे बड़ी चीज कही जाती है कि इसका मुख्य रूप से शुरुआत हुआ था कब से, 1798 से। 1798 एक ऐसा समय है जिस समय लिरिकल बैलेड आता है, विलियम वर्ड्सवर्थ लेकर आते हैं कॉलेरिज के साथ मिलके। 23 पोएम्स का कलेक्शन है जिसमें 19 विलियम वर्ड्सवर्थ का है और जो है आपके 4 पोएम कॉलेरिज का है। और ये जो 23 पोएम का कलेक्शन है ये एक अलग प्रकार के पोएम का कलेक्शन था। इस तरह के पोएम अब तक एक लार्जर ग्रुप में, एक किसी कलेक्शन के रूप में नहीं आए थे जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ लेके आते हैं। तो ये पूरे ट्रेडिशन को ब्रेक करता है और यहाँ से एक ऑफिशियली आप कह लीजिए एक बेहतरीन तरीके से रोमांटिक लिटरेचर की शुरुआत हो जाती है। लेकिन अब मेरा प्रश्न ये है कि ये जो रोमांटिक लिटरेचर है, क्या ये पहली बार है कि इसके पहले भी कुछ इस तरह का चीज हो चुका है इतिहास में? तो आप यहीं पे ये जो आपको रिवाइवल वर्ड है, रिवाइवल किस चीज का करते हैं, यानी जो चीज पहले आ चुका है उसी का तो रिवाइवल करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रोमांटिसिज्म की जो बात आप कर रहे हैं या रोमांटिक एलिमेंट ऑफ लिटरेचर की बात कर रहे हैं, दिस वाज नॉट न्यू, it was earlier available, it was earlier used by some other writers and poets। ठीक है, यस, बहुत अच्छा राकेश जी। इसका मतलब यह हुआ कि ये कब था, पहले कब था, कौन से लोग थे जिन लोगों ने रोमांटिक एलिमेंट अपनी पोएट्री में या वर्क में डाला था। तो सिंपल सी बात है, ये कौन है? विलियम शेक्सपियर, विलियम, इसके अलावा स्पेंसर। जब स्पेंसर की आप बात करते हैं, विलियम शेक्सपियर की बात करते हैं, और यहां तक कि आप भूलिए नहीं, आप क्या मिल्टन को बोल सकते हैं? क्या मिल्टन को बोल सकते हैं कि इन्होंने भी अपनी पोएट्री में रोमांटिक एलिमेंट का यूज किया? तो यस, इट वाज मिल्टन एज वेल। मिल्टन को आप सभी को पता होना चाहिए कि मिल्टन वाज आल्सो कॉल्ड बिलेटेड एलिजाबेथन। क्या कहा जाता था उनको? बिलेटेड एलिजाबेथन। आपने सुना है? मिल्टन साहब एलिजाबेथन एज में नहीं थे, उस एज के पोएट नहीं है, ये देर में आते हैं। लेकिन फिर भी इनको हम बिलेटेड एलिजाबेथन क्यों बोलते हैं? क्योंकि उस एज में थे नहीं, बाद में आए, देर से आए, तो बिलेटेड एलिजाबेथन कहलाए। इनकी जो शुरुआती पोएट्री है, बिगिनिंग की, एल एलिग्रो, एल पिनेसरेसो, ये जो पोएम है ये सारे जो है रोमांटिक एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं और एलिजाबेथन एज से काफी मैच खाते हैं। बिगिनिंग की बात कर रहा हूँ, लेकिन बाद में वो चेंज हो जाते हैं, प्यूरिटन पैटर्न आ जाता है। तो आई होप इट इज वेरी क्लियर टू एवरीवन। तो सभी को ये समझ में आया कि इसे रिवाइवल क्यों कहते हैं, बिकॉज दिस काइंड ऑफ पोएट्री वर वाज ऑलरेडी अवेलेबल इन एलिजाबेथन एज। ठीक है, और स्पेंसर, विलियम शेक्सपियर और फिर बाद में मिल्टन, इन लोगों ने यूज किया था इसको। तो एकदम से नया नहीं था। हाँ, लेकिन ये बीच का एक ऐसा समय आया जब ये एकदम से गायब सा हो गया, गायब सा हो गया। कौन सा समय था वो? स्पेशली नियो क्लासिकल एज था, जो क्लासिसिज्म था उस समय जो है ये पूरी तरह से गायब हो चुका था। तो फिर से ये दौर में एक तरह से आया। इसीलिए इसको रिवाइवल बोलते हैं। आई होप इट इज वेरी क्लियर। ये आपके इंटरव्यू का प्रश्न हो सकता है। अब चूंकि आप सभी को पता है कि यू हैव टू गिव इंटरव्यू इन पीजीटी एग्जामिनेशन, आल्सो ईएमआरएस एग्जामिनेशन। तो अब आपको इंटरव्यू तो देना ही पड़ेगा। आप बेहतर करना चाहते हैं, कल केवीएस देना चाहते हैं, या अब आपको राइटिंग करना है, तो ये सारे क्वेश्चन इस तरह से पूछे जा सकते हैं कि वाई रोमांटिक एज, रोमांटिक, वाई द लिटरेचर ऑफ रोमांटिक एज वाज कॉल्ड रोमांटिक रिवाइवल। तो ये आपको बताना पड़ेगा। अच्छा, ये मारस में नो इंटरव्यू। चलो भैया, अब मजे हैं आप लोग के, रिटर्न क्वालिफाई कर लो मजे से फिर। चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं और चला देखते हैं चीजों को। तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि द रिवोल्ट अगेंस्ट द क्लासिक स्कूल। अब एक एक पॉइंट्स को हम क्लियर करेंगे रोमांटिक रिवाइवल के फीचर से पहले कि क्या क्या चीजें थी रोमांटिक रिवाइवल में।
तो सबसे पहला पॉइंट ये कह रहे हैं कि ये रिवोल्ट था, जो क्लासिकल स्कूल था, पैटर्न था, उसके खिलाफ ये रिवोल्ट था एक तरह से। कैसे भाई? फॉर ओवर अ सेंचुरी, बहुत बेहतरीन लाइन दिया गया, बहुत बेहतरीन मैटर दिया गया, ध्यान से मन लगा के पढ़िएगा, दिल में उतार लीजिएगा। फॉर ओवर अ सेंचुरी क्लासिकल कन्वेंशंस वर अप्लाइड टू इंग्लिश पोएट्री। लगभग 1 साल तक या उससे ज्यादा जो क्लासिकल कन्वेंशन था वो इंग्लिश पोएट्री में अप्लाई हो रहा था, विद इन देयर लिमिटेशन, जो भी उसका लिमिटेशन था, और बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल था। 100 साल तक लगभग बहुत बेहतरीन सक्सेसफुल चल रहा था। दे इस्टेब्लिश द रूल ऑफ लॉ, और सबसे बड़ी बात है, आप सभी को पता है कि जो क्लासिकल स्कूल ऑफ पोएट्री थी वो लॉ पे बहुत ज्यादा फोकस करती थी, रिस्पेक्ट फॉर लॉ उसका पहला फीचर था, आप लोग जानते हैं। तो उसने ये किया कि भैया एक इस्टेब्लिश कर दिया कि भैया लॉ चलेगा, लिटरेचर लिखना है तो लॉ के हिसाब से एकदम नियम कानून में बंद के लिखना पड़ेगा। बाय विच राइटर्स वर टॉट, और ये जो लॉ था इससे राइटर्स ने क्या किया, टॉट टू थिंक नेचुरली, उन्होंने ये तो हमें सिखाया कि भैया सोचो नेचुरली, लेकिन जब एक्सप्रेशन की बात आए, जब लिखने की बात आए, तो एक्सप्रेस कैसे करो, फोर्सिबली। तो ये बात थी। अब ये था कि चाहे जितनी बढ़िया आप सोच लो, लेकिन जब एक्सप्रेशन देना है, जब उसको लिखना है, क्रिएटिव फॉर्म में लाना है, तो आपको हीरोइक कपलेट का ही यूज करना है। तो ये कहीं ना कहीं एक जो प्रतिबंध था, ये लोगों के दिमाग में खटक रहा था। जब तक बहुत टैलेंटेड लोग थे तब तक तो बहुत बढ़िया चलेगा, लेकिन जब एक समय के बाद उस तरह के जब पोएट्स नहीं आ पाएंगे, तो फिर ये दिक्कत क्रिएट होनी तय थी। A literary technique was evolved which in words of Pope, ये एक ऐसा लिटरेरी टेक्निक था जो क्लासिसिज्म से इवॉल्व हुआ था, डेवलप हुआ था, जिसको आप पोप के वर्ड में कहना चाहें तो नेचर मेथोडाइज्ड, जैसे नेचर को मेथड के द्वारा जो है वो कर दिया गया था, एडाप्ट कर दिया गया था। मतलब नेचर को आप फॉलो तो कर रहे हैं, बट यू आर फॉलोइंग द नेचर बाय अ रूल, एक रूल में बंध के आप कर रहे हैं। तो ये काफी खतरनाक था, ठीक है। बट जस्ट एज द मेटाफिजिकल, अब इसके बाद समझिएगा, और ये जो पॉइंट्स हैं बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, आपके एग्जामिनेशन में अगर ये सब लिख दोगे ना तो एग्जामिनर आपको खुश होकर नंबर देगा, कहेगा वाह क्या बात है, क्या बात कहा है बच्चे ने, क्या बात लिखा है आपने। तो पोप बहुत बेहतरीन मैटर है, इससे बेहतरीन आंसर राइटिंग आपके लिए हो नहीं सकता था जो बी प्रसाद ने दिया है। और आपको गारंटी के साथ बता रहा हूं कि आपके एग्जामिनेशन में कम से कम एक लॉन्ग आंसर और एक शॉर्ट आंसर आपके मूवमेंट सेक्शन से मिलने वाला है, गारंटी के साथ बता रहा हूं। तो बहुत मन लगा के पढ़िए, ये आपके मेंस की ही तैयारी चल रही है जब मैं बी प्रसाद को पढ़ा रहा हूँ। अदरवाइज तो मैं पॉइंट बना बना के आपको दे देता, आप रट लो और बेवकूफ बन जाओ आप, उससे कोई फायदा होने वाला है नहीं। तो अब ध्यान दो, बट जस्ट एज द मेटाफिजिकल हैड एब्यूज्ड द एलिजाबेथन आइडियल ऑफ लिबर्टी। देखो क्या होता है, जब भी कोई एज आता है तो उस एज के कुछ पॉइंट्स होते हैं, कुछ आइडियाज होते हैं, कुछ मेथड होते हैं, उस मेथड को फॉलो करके उस पोएट लिखते हैं। लेकिन क्या होता है कि धीरे धीरे समय के साथ लोग ज्यादा फ्रीडम लेने लगते हैं, और इसी समय वो धीरे धीरे क्या होने लगता है कि वो जो क्वालिटी थी उसकी वो खराब होने लगती है, वो बर्बादी की ओर, डिक्लेनेशन की ओर जाने लगती है। सेम यही चीज जब एलिजाबेथन एज था तो आप सभी को पता था कि उस समय रोमांटिक एलिमेंट था, फ्रीडम था, अपने हिसाब से लोग जो है चीजों को ले रहे थे और मैटर को क्रिएट कर रहे थे। लेकिन हुआ क्या, जब मेटाफिजिकल आए तो उन्होंने रोमांटिसिज्म से जो उसको फ्रीडम मिला था उसको उन्होंने एब्यूज किया। एब्यूज का मतलब बहुत हाई लेवल पे ले जाके उसको यूज करना शुरू कर दिया फ्रीडम को, और फार फेल्ड इमेजरी का यूज करने लगे, जो कंपैरिजन कभी नहीं हुआ था उस तरह के कंपैरिजन कंसीट का यूज करने लगे। और इस तरह से जो एलिजाबेथन आइडियल ऑफ लिबर्टी था वो एक तरह से एब्यूज हो रहा था, मिस यूज हो रहा था। तो इस तरह क्या हुआ, द फॉलोअर्स ऑफ ड्राइडेन एंड पोप एब्यूज द क्लासिकल आइडियल। तो जो गड़बड़ी मेटाफिजिकल्स ने किया वही सेम गड़बड़ी आपके जो ये महोदय लोग हैं ड्राइडेन एंड पोप, बल्कि इन लोगों ने तो अच्छा किया लेकिन इनके जो फॉलोअर्स हैं उन लोगों ने गड़बड़ कर दिया। तो जो फॉलोअर्स हैं ड्राइडेन एंड पोप के, उन लोगों ने एब्यूज किया जो क्लासिकल आइडियल है ऑर्डर एंड रिस्ट्रेंट का, उसको उन लोगों ने क्या कर दिया, मिस यूज कर दिया। और इस तरह से जो आर्ट था, जो क्रिएटिव आर्ट था, वो क्या हो गया, डीजनरेटेड इनटू आर्टिफाइस। आर्टिफाइस का मतलब शोबाजी आप कह लीजिए, हाँ, एक तरह से आप ये कह लीजिए, छल कह लीजिए, ट्रिक कह लीजिए।
मतलब जो एक आर्ट होना चाहिए वो आर्ट एक तरह से ट्रिक में बदल गया, एक शोबाजी में बदल गया। ठीक है, तो डीजेनरेटेड का मतलब है करप्टेड, डिग्रेडेड। ठीक है, एकदम लो लेवल पे पहुंच गया। जो आर्ट होना चाहिए, जो पोइट्री होना चाहिए, जो क्रिएशन एक बेहतरीन तरीके से होना चाहिए, वो केवल अब मैटर ऑफ रिप्रेजेंटेशन हो गया। ठीक है, मैटर ऑफ शो हो गया। तो ये सारी चीजें गड़बड़ हो गई। क्लियर है एकदम, सभी को बात समझ में आ रहा है? तो ये बहुत बढ़िया पॉइंट यहाँ पे बताया गया है कि जो एलिजाबेथन आइडियल्स ऑफ लिबर्टी था उसको मिस यूज किया मेटाफिजिकल्स ने, और इसी तरह से जो आपका ऑर्डर एंड रेस्ट्रेन की बात की जा रही थी क्लासिकल एज में, उसको मिस यूज किया ड्राइडन एंड पोप के फॉलोअर्स ने, जो क्लासिकल एज के लेसर पोएट्स थे उन लोगों ने मिस यूज किया। और इस तरह से जब कोई भी चीज एक समय के बाद मिस यूज होने लगेगी तो सिंपल सी बात है उसको हटाने की जरूरत पड़ेगी। उस समय आ जाएगा जब अब उसकी जगह कोई दूसरा चीज प्लेस ले लेगा, कोई दूसरा आइडिया प्लेस लेगा। वही बात यहां कहा जा रहा है कि इन द हैंड्स ऑफ ग्रेट मास्टर्स, जो ग्रेट मास्टर्स है जैसे ड्राइडन एंड पोप है, तो इन लोगों ने क्या किया, द बैलेंस बिटवीन द टू हैड बीन जुडसली मेंटेन। जो बैलेंस है किस चीज के बीच में, दो बिटवीन द टू का मतलब ऑर्डर एंड रेस्ट्रेन। ठीक है, जो ऑर्डर एंड रेस्ट्रेन था उसके बीच में जो बैलेंस है उसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से मेंटेन किया गया था पोप एंड ड्राइडन के द्वारा। लेकिन जो लेसर लाइट्स हैं, लाइट्स का मतलब यहाँ पोएट्स है, जो लेसर पोएट्स हैं, बाद वाले पोएट जिनके पास कम इंटेलेक्ट था, उन लोग के लिए एक वर्ड भी यूज किया गया, पोएटेस्टर एक वर्ड यूज किया गया है। आपको बता दें, जब पोप साहब अपने ऐसे लोग जिनसे बहुत अप्रसन्न थे, कहते थे ये अच्छी पोइट्री नहीं लिखते हैं, तो उनको पोएटेस्टर वर्ड यूज किया जाता था। तो वही कह रहे हैं कि जो लेसर पोएट्स हैं उन लोगों ने क्या किया, कुछ नया नहीं किया। जो स्टॉक फ्रेजेज हैं, और जो अलूशंस हैं, उनको जो है ऑफन लैप्स इनटू एडिड फार्मलिज्म। तो वो जो यूज कर रहे थे वो ऐसा लग रहा था जैसे फार्मलिज्म है, बहुत ज्यादा फार्मलिज्म हो गया। फार्मलिज्म का मतलब आप वैसे भी समझिए कि जो ये पोइट्री लिखते थे वो फॉर्मल पोइट्री थी, क्योंकि ये टाउन के लोगों के लिए लिख रहे हैं। जो वर्ड्स हैं वो बहुत ही हाई लेवल के वर्ड्स यूज कर रहे हैं। ठीक है, हाई क्वालिटी के वर्ड्स यूज कर रहे हैं, सिटी के लोगों के लिए लिखा जा रहा है। लेकिन अब ये जो फार्मलिज्म है ना, ये बिल्कुल रेगिस्तान जैसा लगने लगा, शुष्क लगने लगा, एरिड लगने लगा। क्वालिटी बिल्कुल नहीं रह गई थी, कोई उसमें मोनोटोनस जैसा हो गया। ठीक है, तो ये बाद में जो बाद वाले पोएट्स आए उन लोगों ने कहीं ना कहीं क्लासिसिज्म को पतन की ओर लेके गए, क्योंकि वही चीजें वो बार बार कॉपी कर रहे थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब इससे क्या हो गया कि इट बिकेम क्लियर, ये एकदम क्लियर हो गया दैट द क्लासिकल द इट बिकेम क्लियर दैट द क्लासिकल मोड हैड इट्स डे, कि ये जो क्लासिकल मोड था, क्लासिकल मैनर ऑफ पोएट्री थी, वो क्या हो गया, इसका केवल एक कभी अपना दिन था, अब वो मतलब ये पास्ट की बात हो गई, एंड नीडेड टू बी रिप्लेस्ड। कोई भी चीज एक समय के साथ जब अपने अंदर वो उस तरह से मेंटेन नहीं कर पाएगी तो क्या होगा, उसका पतन हो जाएगा। तो सेम वैसे क्लासिकल पोएट्री के साथ हुआ कि अब ये अपने कला को जिस सोच के साथ ये आगे चला था, ये उसको मेंटेन नहीं कर पाई, और फाइनली अब लोगों को लगने लगा कि अब इसको रिप्लेस करने की जरूरत है। ठीक है, सॉन्ग्स ऑफ रिवोल्ट, और सबसे पहला जो आपको रिवोल्ट दिखाई पड़ता है वो किसके पोएट्री में दिखाई पड़ता है, कैन एनीवन टेल? अच्छा, बिल्कुल। प्रेमलता जी कह रही हैं कि एमरस पोएट्री ज्यादा लिखने लगे, ब्यूटी को हाइपरबलिक वे में लिखने लगे, जिससे फेक लगने लगा पोएट्री। बिल्कुल, ओके। फार्मलिज्म मीन्स इट लुक्स लाइक टूल्स ओनली। ठीक है, मतलब वही चीज है कि मशीन जैसा लग रहा है, शोबाजी सिर्फ चल रही है। ठीक है, बहुत अच्छा। जेम्स थॉम्सन, ओके। स्मिता, राकेश, चंचल, राजकुमार जी, बहुत अच्छा आप लोग प्रयास कर रहे हैं, प्रेमलता, कोशिश कर रहे हैं आप लोग। ठीक है, यस। आप 17 सेंचुरी से ही बिलोंग कर रहा है आपका जो आपका क्लासिकल एज है। ठीक है, अगर आप क्लासिकल एज की एग्जैक्टली बात करें तो ये 1660 से शुरू होता है लगभग। आपका जो रेस्टोरेशन एज का टाइमिंग है उसी से शुरू होता है ये, और ये 1700 आपका इस समय से लगभग शुरू होता है, और ये जाता है 17
98 में तो फाइनली पतन हो जाता है, लेकिन पतन होने का शुरुआत जो है, आप कहीं न कहीं देखेंगे कि थोड़ा-थोड़ा बीच-बीच में जो है लोग आ रहे हैं और इसका विरोध कर रहे हैं। तो आप पहला विरोध जो पाते हैं वो 1726 में ही आपको मिलता है, किसके द्वारा? जेम्स थॉमसन के द्वारा। जब जेम्स थॉमसन ने क्या किया, पब्लिश किया फर्स्ट पार्ट ऑफ द सीजन्स। सीजन्स का इनका फर्स्ट पार्ट आया जेम्स थॉमसन का, और ये पोयम कैसा था? अ पोयम डिफरेंट बोथ इन मैटर एंड मैनर। पूरी तरह से ये डिफरेंट था फ्रॉम एनी रिटन ड्यूरिंग द प्रीवियस 100 ईयर। पिछले 100 सालों में जो भी चीजें लिखी गई थी उससे एकदम अलग था ये। इन द कैसल ऑफ इंडोलेंस, ध्यान रखिएगा इनका एक दूसरा भी पोयम है जेम्स थॉमसन का जिसका नाम है कैसल ऑफ इंडोलेंस। ये पोयम में आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि उन्होंने रिवाइव किया। बताइए किस प्रकार के स्टैंजा फॉर्म को रिवाइव किया? लगभग 100 साल में, लगभग 100 से 200 साल तक इस तरह का स्टैंजा फॉर्म अब तक नहीं आया था, जो ये रिवाइव करते हैं। बहुत अच्छा जी। तो आगे बढ़ते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेंसरियन स्टैंजा, लगभग 200 सालों तक स्पेंसरियन स्टैंजा में कुछ नहीं लिखा गया था, इन्होंने उसको रिवाइव किया कैसल ऑफ इंडोलेंस में। ये बड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको अभी बता रहा हूं मैं। आप ये समझ लो बी प्रसाद जी ने अपनी जान निकाल के रख दी है आप लोगों के लिए। मैं तो केवल इसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं। अगर आप इसे फील नहीं कर रहे हैं, आपकी आत्मा हिल नहीं रही है कि आप कितना बेहतरीन चीज पढ़ रहे हैं, तो फिर समझ लीजिए बहुत बुरी स्थिति में चल रहे हैं कि आपको लिटरेचर की समझ नहीं है क्या। कोई टेस्टर मत बनिए। बहुत ही शानदार तरीके से जो है बी प्रसाद आपके सामने चीजों को लेकर आ रहे हैं, और बहुत से ऐसे फैक्ट्स आपको क्लियर हो रहे हैं जो आपको लिटरेचर की बहुत बेहतरीन समझ बनवा रहे हैं। तो स्पेंसरियन स्टैंजा आपने देखा कि लगभग 200 सालों बाद यूज हुआ है, जो कि जेम्स थॉमसन साहब लेके आ रहे हैं। कोलिंस एंड ग्रे, अब इसके बाद के जो दूसरे राइटर हैं, हाँ, अच्छा हाथ पे लिए हुए हैं उनकी जान को, बहुत अच्छा जी। कोलिंस एंड ग्रे ये दूसरे राइटर्स हैं, और ये ध्यान दीजिए कंटिन्यूड द मूवमेंट, इन्होंने उस मूवमेंट को जारी रखा। यानी अब शुरुआत किसने कर दी? जेम्स थॉमसन। ध्यान रखिएगा, रोमांटिक रिवाइवल की शुरुआत करने वाले जेम्स थॉमसन है। फिर उसके बाद जो दूसरे लोग आ रहे हैं वो कौन है? कोलिंस एंड ग्रे। अगर आप ध्यान देंगे तो जो है इन्होंने अपने ओट्स जो है, जैसे आप कोलिंस किसके लिए फेमस हैं? आप कोई बता सकता है? कोलिंस जो है अपने ओट्स के लिए फेमस है, बहुत बेहतरीन ओट्स लिखते हैं। तो कोलिंस ने अपने ओट्स में, और जो आपके ग्रे साहब है, ग्रे साहब रोमांटिसिज्म को रिफ्लेक्ट करते हैं अपने बेहतरीन पोयम में एलिजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड में। तो इन दोनों लोगों ने अपने अपने तरीके से, कोलिंस ओड टू इवनिंग लिखते हैं, बहुत ढेर सारे ओड लिखते हैं, और ग्रे साहब जो है एलिजी लिखते हैं, और इन दोनों के माध्यम से इन्होंने रोमांटिक स्पिरिट को एक बार फिर से जीवित करने की कोशिश की। दो द क्लासिकल स्पिरिट वाज स्ट्रांग इन बोथ ऑथर्स, लेकिन ये भी सच है कि अभी पूरी तरह से ये लेकर नहीं आ पाए थे, क्योंकि क्लासिकल स्पिरिट अभी भी चल रहा था। अभी ये जो पीरियड था ये पूरी तरह से रोमांटिसिज्म की ओर नहीं आ पाया था, कहीं ना कहीं बीच में थे ये लोग। और इसीलिए जो ये एज है, ये जो पोएट्स हैं, ये सारे लोग ट्रांजिशनल पोएट कहे जाते हैं। ये भी ध्यान रखिएगा, ट्रांजिशनल पोएट अभी हम आगे देखेंगे। और बढ़ते हैं, गोल्ड स्मिथ, और कौन से राइटर्स हैं जो कर रहे हैं रोमांटिसिज्म को ला रहे हैं थोड़ा थोड़ा? एक है गोल्ड स्मिथ, आगे हैं बर्न्स। बर्न्स साहब की तो लाइन आपको याद ही, बहुत बेहतरीन रोमांटिक पोएम, माई लव इज लाइक अ रेड रेड रोज, बहुत बेहतरीन बेहतरीन रोमांटिक पोएम लिखते हैं। कंट्रीब्यूटेड ग्रेटली टू द इंसिपिएंट, ठीक है, रिवोल्ट। इंसिपिएंट का मतलब आप लोग समझते हैं, इंसिपिएंट का मतलब होता है आरंभिक, शुरुआत होने वाला, बिगिनिंग वाला। तो अभी जो ये नया नया आपका रिवोल्ट शुरू हुआ है, उसमें बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है किसका? गोल्ड स्मिथ एंड बर्न्स का। बाय देयर रियलिज्म एंड ह्यूमर इन द ट्रीटमेंट ऑफ द सीन्स ऑफ हम्बल रस्टिक लाइफ, जो हम्बल रस्टिक लाइफ है उसको ये शो करने की कोशिश कर रहे हैं। अब तक तो जो सीन्स थे वो सब अर्बन लाइफ से रिलेटेड थे, लेकिन इन्होंने धीरे धीरे कोशिश की कि अर्बन लाइफ से रिलेटेड सीन्स को अपने प्लेज में दिखाना, अपने वर्क में दिखाना। गोल्ड स्मिथ प्ले लिखते हैं, नावल लिखते हैं, एसेज भी लिखते हैं, पोइट्री भी लिखते हैं, बहुत बड़े राइटर हैं। और बर्न साहब तो पोइट्री के लिए बड़े ही फेमस हैं। तो इन लोगों ने कोशिश की। तो आप देखिए पोएट्स के नाम याद रखिए, जेम्स थॉमसन, कोलिंस, ग्रे, गोल्ड स्मिथ, बर्न्स। अभी तक आपको 5 पोएट मिल चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, विद कॉपर एंड ग्रैब। अब फिर अगले और 2 पोएट आ गए, कौन? कॉपर, कॉपर साहब आ गए, और कौन आ गए? क्रैब, क्रैब आ गए।
ये दोनों पोएट एंड द मोर रेवोल्यूशनरी ब्लैक, और तीसरे नंबर पे आगे ब्लैक। ये जो पोएट्स आ रहे हैं आपके तीन और पोएट, इसमें सबसे रेवोल्यूशनरी कौन था? ब्लैक तो आप सभी को पता है बहुत ही रेवोल्यूशनरी पोएट है अपने आप में। हु आर इन द रियल सेंस ट्रांजिशनल पोएट। आप कह लीजिए कि ये तीनों को आप कह सकते हैं कि रियल सेंस में जो है ये ट्रांजिशनल पोएट थे। द ओल्ड ऑर्डर वाज एट द पॉइंट ऑफ डेथ, और इनके आते आते कहीं ना कहीं जो ओल्ड ऑर्डर था, जो आपका क्लासिसिज्म था, वो धीरे धीरे कहाँ था? लगभग अपने मृत्यु के पड़ाव पे था, खत्म होने वाला था, अपनी अंतिम सांसें गिनने लगा जब ये लोग आ गए अंतिम में फाइनली। और फाइनली उसका दाह संस्कार कर दिया गया। वो कौन सा ईयर है जब दाह संस्कार कर दिया? मरणासन अवस्था में आ गया था, ठीक है, लेकिन फाइनली जो है उसका दाह संस्कार हमने किया 1798 में। क्यों? क्योंकि उस समय एक नया बच्चा जन्म लेता है। फिर से देखिए, ओल्ड ऑर्डर वाज एट द पॉइंट ऑफ डेथ एंड न्यू इम्पेशेंट टू बी बॉर्न, और नया जो है बहुत इम्पेशेंट था बाहर आने को इस दुनिया में, ठीक है, नए तरीके से जन्म लेने को। तो एक तरफ रोमांटिसिज्म बिल्कुल इम्पेशेंट था आने के लिए, और दूसरी तरफ जो है क्लासिसिज्म अपने डेथ बेड पे था, ठीक है, एक गया और दूसरा आ गया। तो 1798 में जब लिरिकल बैलेड आता है विलियम वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज का, तो इन्होंने उन लोगों ने क्या किया? मेड अ क्लीवेज, एक रास्ता बना दिया बिटवीन द टू मोड्स ऑफ राइटिंग, इन दोनों के बीच के राइटिंग को। और फाइनली जो है अब जब आया तो वो, अब जब इस प्रकार से अब रोमांटिक मूवमेंट आया तो अब ये फाइनल था, यानी अब क्लासिसिज्म पूरी तरह से गायब हो जाएगा 1798 में, और अब दोबारा कभी आ नहीं पाएगा। और फाइनली जो है अब रोमांटिक लिटरेचर जो है छा जाएगा। दिस वर्क वाज द लैंडमार्क ऑफ द इंग्लिश लिटरेचर, और ये वर्क अपने आप में इंग्लिश लिटरेचर के लैंडमार्क के रूप में जाना जाता है। कौन सा? लिरिकल बैलेड। तो आई होप इट इज वेरी क्लियर टू एवरीवन। सभी को समझ में आ रहा है? डीपर से डीपर लेवल पे दिमाग में जा रहा है कि नहीं? मेरी आवाज क्लियर जा रही है कि नहीं? बताइए भाई, जल्दी, फास्ट। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब देखते हैं, अब हमें ये पता, अब रोमांटिक लिटरेचर का जन्म हो चुका है। फिर से रोमांटिक रिवाइवल हो गया, जो इतने सालों तक से सुप्तावस्था में रोमांटिसिज्म था वो फिर से वापस आ गया है। अब जब फिर से वापस आ गया है तो देखते हैं ये नया वाला चीज क्या है, हैं? नए बच्चे का स्वागत करते हैं भाई, अभी अभी जन्म हुआ है रोमांटिसिज्म का। स्वागत करिए ढोल वगैरह नगाड़ों से। न्यू क्रीड एंड द ओल्ड। एक बार लगता है कि ये नया नया है, एक नई विचारधारा है, लेकिन ये भी लगता है कि ये ओल्ड भी है, यानी पहले वाला ही दोबारा जन्म लेके आ गया है ना? चलिए देखते हैं। रोमांटिसिज्म इज द नेम गिवन टू द न्यू टेंडेंसी। ये जो रोमांटिसिज्म है ये नेम दिया गया है नए टेंडेंसी को। अब कुछ आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ डेफिनेशन है जो याद रखना है आपको। वाल्टर पैटर एक बड़े राइटर हैं, क्रिटिक हैं, ये इसको डिफाइन करते हैं, द एडिशन ऑफ क्यूरियोसिटी टू द डिजायर ऑफ ब्यूटी। क्या बात है! तो ये याद रखना है, द एडिशन ऑफ क्यूरियोसिटी टू द डिजायर ऑफ ब्यूटी, ठीक है। द इगरनेस फॉर द न्यू इंप्रेशन एंड न्यू प्लेजर टू बी सॉट वेयर द हैंड वर्क ऑफ नेचर और ऑफ द आर्टिस्ट हैड बीन मोस्ट कनिंग। मोर देन दिस इट वाज इन अगेंस्ट द अथॉरिटी। अब यहां से आपके वो पॉइंट्स आ रहे हैं, बस ये डेफिनेशन याद करिए, और इसके बाद जो काम की चीज है जो आपको समझना है वो अब पढ़िए समझिए। मोर देन दिस, ये कह रहे हैं कि भैया ये जो रिवोल्ट है ये कैसा रिवोल्ट है? इट वाज, ठीक है, इन रिवोल्ट अगेंस्ट अथॉरिटी। ये जो अथॉरिटी दिखाई जा रही थी कि भैया रूल्स रेगुलेशन ही चलेगा, उसके खिलाफ में रिवोल्ट था। जो ट्रेडिशन चला आ रहा था उसके खिलाफ में रिवोल्ट था। ट्रेडिशन कैसा था कि भैया ये क्लासिकल एज में ऐसा हुआ था बहुत पहले कभी, और उसी को हम फॉलो कर रहे हैं। तो ट्रेडिशन को कहीं ना कहीं ब्रेक किया जा रहा है। जो कन्वेंशन चला आ रहा था उसको ब्रेक किया जा रहा है, उसके खिलाफ अगेंस्ट में है ये। एंड वेदर पॉलिटिकल, चाहे अब ये कन्वेंशन पॉलिटिकल हो, चाहे सोशल हो, चाहे रिलीजियस हो, चाहे लिटरेरी हो, हर तरह से उन सारी चीजों के अगेंस्ट में था ये रोमांटिसिज्म। बिल्कुल स्मिता, ये याद रखना है, आप सभी को याद रखना है कि वाल्टर पैटर पैटर जो हैं ये एस्थेटिक जो मूवमेंट चल रहा था,
ठीक है, उसमें ये बहुत बड़े राइटर थे, ठीक है। आर्ट फॉर आर्ट सेक एक लाइन आती है, आर्ट फॉर आर्ट सेक्स, ठीक है, उसको मानने वाले ये राइटर थे, ठीक है। ये कहते हैं भैया पोएट्री मोरालिटी के लिए नहीं लिखी जा रही है, पोएट्री पोएट्री के लिए लिखी जा रही है, समझ रहे हैं। आर्ट है तो आर्ट के द्वारा ही हम क्यों मोरालिटी की बात करें। आर्ट का मतलब ये है कि भाई इसको एंजॉय करो भाई। अब पहाड़ों के बीच में हो तो यहाँ मोरालिटी की बात मत करो, पहाड़ को देखो, एंजॉय करो उसको, ठीक है, ये मतलब है। अब आगे बढ़ते हैं, वो ध्यान दीजिए। इफ क्लासिसिज्म if classicism had kept too closely to the beaten track, ये कह रहे हैं अगर क्लासिसिज्म को देखें तो ये बहुत ज्यादा क्लोज था जो बीटन ट्रैक यानी जो पहले से चला आ रहा है उसी ट्रैक को बार बार फॉलो किया जा रहा था क्लासिसिज्म के द्वारा कि भैया ऐसा महान पुरुषों ने ऐसा कहा है, महान पुरुषों ने ऐसा लिखा है, तो हम भी वैसा ही लिखेंगे। तो एक बीटन ट्रैक जो था इमिटेशन, वो हाईएस्ट लेवल पे था, वैसा ही करना था। लेकिन जो रोमांटिसिज्म है स्टक आउट इन bewildering नंबर ऑफ डायरेक्शन। bewildering का मतलब कंफ्यूज कर देने वाला, सरप्राइज कर देने वाला, नंबर ऑफ डायरेक्शन, यानी इतने ढेर सारे डायरेक्शन में रोमांटिसिज्म घूम रहा था कि आपको आश्चर्यचकित हो जाना पड़ेगा, ठीक है। यानी आप एक तरह से ध्यान दें तो एक तरफ एक ही ट्रेडिशन ट्रैक को फॉलो कर रहा है क्लासिसिज्म, लेकिन रोमांटिसिज्म आपसे कहता है कि नहीं भाई आप अलग अलग दिशाओं में अपने तरीके से चल सकते हैं, ये आपको पूरी फ्रीडम दे रहा है। तो फ्रीडम की भावना यहाँ पे आपको मिल रही है। इट एक्सप्रेस द न्यू डिलाइट इन सिंप्लिसिटी ऑफ थीम। अब ध्यान दीजिएगा, बहुत मेन मेन पॉइंट्स है। जो रोमांटिसिज्म है आपको एक नए प्रकार का खुशी प्रदान कर रहा है, और खुशी किस चीज में है, इन द सिंप्लिसिटी ऑफ थीम। बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं करना है, कि बाइबिल से ले रहे हैं, कोई राजा को ले रहे हैं थीम के रूप में, जैसे ऐसा नहीं है। बहुत सिंपल सिंपल चीजें, गांव के सिंपल ले मैन को करेक्टर बनाया जा रहा है। एक लड़की है जो कि फील्ड में अकेले, द सॉलिटरी रीपर, अकेले जो है जिसको कोई नहीं पहचानता है, और वो जो है फसल को, क्रॉप को कट कर रही है। तो भैया क्या है, मतलब जिस व्यक्ति को कोई भी नहीं जा रहा है, एकदम सिंपल, एकदम से लूसी जिसको कोई नहीं जानता है, एकदम सिंपल से सिंपल मैटर को, सिंपल से सिंपल लोगों को, कॉमन मैन को लिया जा रहा है। बहुत कठिन थीम को नहीं लेने की कोशिश की जा रही है। तो सिंप्लिसिटी ऑफ थीम, यस, लीच गैदरर, फीलिंग, फीलिंग भी बहुत सिंपल। ऐसा कठिन बात ना कह दो कि किसी को समझ में ना आए, है ना। ऐसी बात कहो कि हर व्यक्ति को, जैसे VR7, बिल्कुल VR7 देखिए, एक छोटी सी बच्ची है और किस तरह अपने फीलिंग को व्यक्त कर रही है, बहुत ही सिंपल, ठीक है। तो सिंप्लिसिटी ऑफ थीम, सॉलिटरी रीपर देख लीजिए, चाहे माय हार्ट लीप्स अप देख लीजिए, बिल्कुल एक्सप्रेशन भी वैसे ही है। बहुत सिंपल तरीके से चीजों को एक्सप्रेस किया जा रहा है। डैफोडिल्स देख रहे हैं आप, तो डैफोडिल्स को देख के भाई नेचर का एलिमेंट है, आपको खुशी हो रही है, आप वैसे ही एक्सप्रेस कर रहे हैं। इन द वर्शिप ऑफ नेचर, और नेचर का वर्शिप किया जा रहा है यहाँ, ठीक है। इन द फेमिलियरिटी विद द लाइफ एंड थॉट्स ऑफ हम्बल मेन एंड वुमेन, यहां पे ये कोशिश की जा रही कि ऐसे लोगों के जीवन को जो कि बहुत ही हम्बल हैं, बहुत ही सिंपल लोग हैं, कॉमन मेन एंड वुमेन, उनकी लाइफ से फेमिलियरिटी शो करने की कोशिश की जा रही है। ये नहीं कि बहुत हाई लेवल की बात कर दी है, भैया राजा महाराजा। यहाँ तो सिंपल वे में है कि लूसी कैसे चल रही है, एक सॉलिटरी रीपर किस तरह से गाने गा रही है, वो समझ में नहीं आ रहा है। पुअर सिवसन, इस तरह से लोगों को लिया जा रहा है, उनकी एक्टिविटीज को दिखाया जा रहा है, यस, बट एट द सेम टाइम it was fascinated by morbid and supernatural। लेकिन ये तो सारी चीजें थी, लेकिन इसके साथ ही साथ साथ आपको जो है सुपर नेचुरल चीजें भी मिलती हैं। कोई बता सकता है ये सुपर नेचुरल चीजें क्या है भाई? सुपर नेचुरल किस पोएट ऐसा है, ऐसा कौन सा पोएट है जिसके वर्क में आपको सुपर नेचुरल एलिमेंट मिलता है? कैन एनीवन टेल, बताइए। सुपर नेचुरल एलिमेंट जो है किस पोएट में मिलता है आपको? बहुत अच्छा भी, तालियां हो जाए जितने लोग बता रहे हैं। राकेश, रुचि, प्रेमलता, छाया, स्मिता, चंचल, नीति, अनिता, यस। अच्छा ये देखो बहुत अच्छा, क्या बात है भाई।
नीति के लिए भी तालियां हो, क्योंकि अक्सर ये तो मैं सोच रहा था कि आप लोग सुपर नेचुरल की बात करेंगे, लेकिन आप लोग अक्सर कॉलेरिज की बात करते हैं। लेकिन क्या वर्ड्सवर्थ के भी किसी पोएम में सुपरलिज्म दिखता है, सुपरनेचुरलिज्म? तो यस, अगर आप सी वाज द फैंटम ऑफ डिलाइट भूल गए क्या? फैंटम का मतलब ही क्या होता है? स्पिरिट होता है। तो वहां भी अगर आप देखें तो वर्ड्सवर्थ ने भी, लेकिन बहुत कम यूज किया है। कॉलेरिज इसके मास्टर थे। चाहे आप इनके जिस पोएम को देख लीजिए, लगभग जो है आपको सुपरनेचुरलिज्म दिखता है। ठीक है, तो ये है भाई। अब आगे बढ़ते हैं। तो सारी चीजें हैं, बाय वॉट एवर वाज रिमोट इन टाइम लाइक द पैगन, और इसके अलावा और भी बहुत सी चीजें जो बहुत दूर की चीजें थी, रिमोट इन टाइम यानी एंशिएंट टाइम की चीजों को भी लेकर आ रहे हैं। पैगन वर्ल्ड, पैगन वर्ल्ड आप लोग समझते हैं ऐसा समय जब लोग क्या करते थे? मूर्ति पूजा नहीं करते थे, मूर्ति पूजक थे। वो क्या करते थे इस समय? मतलब वो नेचर की पूजा करते थे। आप याद करिए, पैगन नेचर की पूजा करने वाले लोग, जो ईश्वर की सत्ता को नहीं मानते थे, जो नेचर के एलिमेंट्स थे उन्हीं को मानते थे। यस बिल्कुल राकेश जी, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। आप ध्यान दीजिए, बताइए वर्ल्ड इज टू मच विद अस में दो ऐसे कौन ने पैगन, पैगन जो है गॉड के बारे में बात की गई है? पैगन गॉड्स बताइए। ट्राइटन एंड दो लोग हैं, नाम बताइए। प्रोटियस एंड ट्राइटन, केवल एक पर्सन है जिसने पूरा नाम बताया दोनों का, अब लोग बता रहे हैं। ठीक है, इसके पहले सब लोग सिर्फ ट्राइटन ट्राइटन बता रहे हैं। ठीक है, बहुत अच्छा जी। तो आप लोग को यही सब सारी चीजें याद रखनी है। तो वर्ड्सवर्थ साहब जो हैं वो देखिए पैगन वर्ल्ड तक लेके जाते हैं आपको। एंड द मिडिल एजेस, मिडिल एजेस में भी आपको लेके जाया जाता है। मिडिल एजेस में कौन पोएट लेके जा रहा है? तो जॉन कीट्स को भूल गए क्या? जॉन कीट्स आपको लेके जाते हैं एग्जोटिक लीजेंड्स एंड स्प्लेंडर ऑफ द ईस्ट, और ईस्ट के भी ढेर सारे लीजेंड और स्प्लेंडर्स को दिखाया जाता है। ठीक है, वैसे मिडिल एजेस की जब बात करेंगे तो आपको यहाँ पे एक और बहुत बड़े नॉवेलिस्ट हैं, राइटर हैं, नाम बता सकते हैं क्या? सर वाल्टर स्कॉट। सर वाल्टर स्कॉट का नाम मत भूलिएगा। ये आपको मिडिल एज में लेके जाते हैं। और अगर आपसे बात बोला जाए लीजेंड्स एंड स्प्लेंडर ऑफ द ईस्ट, तो यहाँ पे आपको बात की जाएगी, यस बायरन को ले लीजिए आप। यस, तो यहाँ पे जो है ग्रीक कल्चर को रिप्रेजेंट करने की बात करेंगे तो यहाँ पे आपके ढेर सारे राइटर्स हैं, उसमें कीट्स भी हैं, बायरन भी हैं, और सारे लोग सब लोग दिखाने की कोशिश करते हैं। यस, वेवरली नावल बहुत अच्छा। ये ध्यान रखिएगा, सर वाल्टर स्कॉट साहब हिस्टोरिकल नावल लिखते हैं। अगर आपसे पूछा जाए सर वाल्टर स्कॉट के नावल किस प्रकार के नावल हैं, तो हिस्टोरिकल नावल हैं, जो मिडिल एज के जो लीजेंड्स हैं उन पे बेस करके लिखते हैं, और उनके नावल्स के कलेक्शन को हम वेवरली नावल्स बोलते हैं। तो याद रखिएगा, कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। विद ऑल इट्स कंट्राडिक्शन, तो इतनी ज्यादा वैरायटी दिख रही है भाई, ये रोमांटिसिज्म तो एकदम बिल्कुल फैल गया है चारों तरफ। विद ऑल इट्स कंट्राडिक्शन हाउएवर इट वाज एसेंशियली अ मूवमेंट ऑफ लिबरेशन। हालांकि बहुत ज्यादा कंट्राडिक्शन इस मूवमेंट में दिख रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात जो आपको समझना है, एक पॉइंट में अगर कोई बात समझना है तो आप कह सकते हैं कि इट वाज इसेंशियली, जो सबसे मेन चीज है इस प्रकार के मूवमेंट की, वो क्या है? दैट इज लिबरेशन। लिबरेशन है एक प्रकार से, ये क्रांति ऑफ फ्रीडम है, ये रेवोल्यूशन ऑफ फ्रीडम है। तो यहाँ पे फ्रीडम आपको खूब जम के मिल रहा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। एंड टू कम फ्रॉम, और ये आता है कहां से? आता है द ऑगस्टन टू द रोमांटिक्स इज ऑलमोस्ट लाइक। अगर आप देखें तो ये जो लिबरेशन है ये कहां से आता है? ये ऑगस्टन से रोमांटिक्स, जो रोमांटिक को फॉलो करने वाले लोग थे उनके तक आता है। इज ऑलमोस्ट लाइक एस्केपिंग फ्रॉम द ट्रैंक्विल स्टडी, ये इस तरह से आता है कि आप कह सकते हैं कि इसके पहले जो ऑगस्टन्स हैं वो क्या कर रहे थे, उनकी जो स्टडी थी वो कैसी थी? ट्रैंक्विल थी, बहुत ही शांत तरीके से वो पढ़ रहे थे और उसको आपके सामने लेकर आते थे। लेकिन ये जो आ रहा है इनटू द ओपन कंट्री है, लेकिन जो रोमांटिसिज्म है इसको आप कह सकते हैं कि ये पोएट्री एक तरह से इन द ओपन कंट्री एयर में थी, यानी गांव के माहौल में पूरी तरह से ओपन थी है। तो एक जगह आप देख रहे हैं, कहीं ना कहीं दूसरे शब्दों में आप समझिए, ये कहा जा रहा है कि शहर की जो बंद गलियां थी, बंद घर थे, कमरे में बंद करके ही पोएट्री लिखी जाती थी। कौन पोएट्री?
जो आपका ऑगस्टन पोएट्री थी वो कहां लिखी जाती थी, एक तरह से कमरे में बंद होके लिखी जाती थी एक तरह से, है ना। लेकिन जब आप बात करते हैं रोमांटिक पोएट्री की, तो ये नेचर के बीच में लिखी जाती थी। आप किसी भी राइटर की बात करिए, किसी भी पोएट की बात करिए, आप वर्ड्सवर्थ अपनी जितनी भी पोएट्री लिखते हैं, आपको पता चलता है कि वो वहां पे कभी घूमने गए थे, कभी देखने गए थे, उस चीज से हो के गए थे, और फिर उसके बाद उसको पे वो अपनी पोएट्री लिख देते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से आप कुबला खान देख लीजिए, वहां पे पोएट जो है नेचर के बीच में है और एक नशे में है, और उसके बाद जो है वो पोएट्री लिखता है। ठीक है, बायरन, कीट्स, जितने भी रोमांटिक एज के पोएट्स, अगर आप इनकी विशेषता भी देखें तो ये लोग बहुत ही बड़े घुमक्कड़ थे। आप विलियम वर्ड्सवर्थ को देखिए, बहुत ज्यादा घूमते थे। हाँ, बहुत अलग अलग, कभी फ्रांस जाते हैं, कभी जर्मनी, अलग अलग प्लेसेस पे जाके खूब जम के घूमते हैं, नेचर के सारे एलिमेंट्स का एंजॉय करते हैं, और उन सारे एलिमेंट्स को अपनी पोएट्री में डालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इनका सब्जेक्ट मैटर ही नेचर है। तो अब एकदम क्लियरली समझ में आ रहा है सभी को, बहुत बढ़िया से समझ में आ रहा है भाई। हाँ, बिल्कुल स्मिता, एकदम सही बात है। लेकिन वो जो पोएट्री, आप जो वर्ड्सवर्थ की शुरुआती पोएट्री थी, जो 1793 में 94 के आसपास में वो लिखते हैं, वो कहीं ना कहीं जो है वो आप देखें तो वो आपके क्लासिकल एज को ही रिप्रेजेंट करती है। लेकिन फिर वही बात है कि वो कब की बात है, 1793 की बात है, 94 की बात है। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव स्केचेस, बिल्कुल राकेश जी। लेकिन जब आप बात करते हैं 1798, इसीलिए बोला गया ना कि पूरी तरह से रोमांटिक जो क्लासिसिज्म उसने दम तोड़ दिया, कब, 1798। तो ये बात ध्यान रखना है। चलिए, तो ये बहुत बड़ी बात है कि अब बंद कमरों से ओपन एयर में हम आ चुके हैं, पहाड़ों पर्वतों के बीच में आ चुके हैं, हाँ, वैलीज में हम आ चुके हैं। क्या बात है। तो ये है द एज ऑफ रीजन। अब फिर हम एक तरह से जा रहे हैं। ठीक है, द एज ऑफ रीजन वॉज नॉट एज इट सम टाइम असर्टेड। जो एज ऑफ रीजन है, इसको कई बार जो है ऐसा नहीं था जैसा इसको बोला जाता है, एन एज ऑफ एक्सेप्टेंस। क्या एज ऑफ रीजन को आप एज एज एन एज ऑफ एक्सेप्टेंस कहते हैं, एंड लाइक ऑफ क्यूरियोसिटी कहते हैं। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं था जैसा लोग बोलते हैं। इट वॉज ऑल्सो एन एज ऑफ इंक्वायरी, एंड इज शोन बाय अचीवमेंट इन साइंस एंड फिलोसफी। वास्तव में जो एज ऑफ रीजन है, यानी जो आपका ये 17th सेंचुरी है, ठीक है, और 18th सेंचुरी का पोर्शन है, जो रेस्टोरेशन वाला एज है, ये वास्तव में अगर देखा जाए तो ये एज ऑफ इंक्वायरी था। यहाँ पे साइंस का डेवलपमेंट होता है, फिलोसफी का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, लेकिन जो पोएट्री के लिए जो चीज चाहिए थी, वो चीज वहां पे नहीं हो पा रही थी। अब वही बात ये कह रहे हैं कि बट द रोमांटिक्स, जो रोमांटिक्स हैं, हैड अ फर्वर एंड विटैलिटी। इनके अंदर एक अजीबो गरीब तरीके का उत्साह था इनके पोएट्री में। हाँ, एक पैशन था, और फ्री ऑनवर्ड इम्पल्स। ठीक है, और वो पूरी तरह से इम्पल्स से जो है प्रभावित था, पूरी तरह से फ्री था, दैट देयर प्रीसीडेसर्स हैड नॉट नोन। और ये चीजें जो थी, इनके जो प्रीसीडर्स थे, यानी कौन, जो क्लासिसिज्म, जो क्लासिसिस्ट थे, उन लोगों के पास इस तरह का जो है पैशन, जो फ्रीडम था, वो नहीं था। ठीक है, या ये कह लीजिए कि उन लोगों ने इसको क्या कर रखा था, हैड रेस्ट्रेन, इसको कंट्रोल कर रखा था। ये बात थी। द रिवर ऑफ इंग्लिश पोएट्री, ये जो इंग्लिश पोएट्री का रिवर है, विच हैड फ्लोड सो सीरीनली, यानी जो इतनी शांति तरीके से, पीसफुल तरीके से फ्लो कर रही थी, बिटवीन द ऑर्डर्ड बैंक ऑफ क्लासिकल ट्रेडिशन। जब क्लासिकल ट्रेडिशन चल रहा था, तो आप सभी को पता है रूल्स रेगुलेशन पूरी तरह से लागू था। तो जो रिवर ऑफ इंग्लिश पोएट्री है, वो कैसे चल रही थी, बहुत ही शांत तरीके से, बहुत ही दीर्घ गंभीर तरीके से चल रही थी। लेकिन जैसे रोमांटिसिज्म आता है, नाउ बिगन टू ब्रेक एन ईडी as it swept down new and narrower channel through wilder country under less tranquil sky। क्या बात है। लेकिन जब रोमांटिसिज्म आता है, तो रोमांटिसिज्म के आने के साथ क्या हो गया,
अचानक जो ये धारा है, जो नदी है, ठीक है, ये अपने फ्लो को क्या हो गया, अचानक ब्रेक कर दी। और ब्रेक करने के बाद ये जो शांत तरीके से चल रही थी, वो अचानक रुक के कैसे चलने लगी? एंड ईडी का मतलब होता है स्वर्ल, मूव इन सर्कुलर वे, अचानक घूम घूम के चलने लगे। यानी आप ऐसे कह लीजिए कि एक बच्चा है जिसको डांट डपुट दो आप, तो डांट डपुट के, जैसे बहुत से लोगों को देखे होंगे घर में बहुत नियम कानून में रहते हैं, बेटा ये पानी का बोतल यहाँ पे पिया है तुमने, यहाँ पे रखो, ये चीज ऐसे, पेन ऐसे रखो, कलम ऐसे रखो, बहुत ज्यादा नियम कानून बना दिया जाता है। बच्चा भी डर डर के रहता है, देखो अभी वो अंकल आ रहे हैं, उनके साथ ऐसे बिहेव करना है, वैसे रहना है। अब बच्चा भी डर डर के रह रहा है, एकदम नियम कानून में रहता है बच्चा। लेकिन अचानक जब बच्चे को फ्रीडम मिला, तो बच्चा क्या कहने लगा, लहरा के चलने लगा। ठीक है, गाना सुने ना, लहरा के मचला के बल खा के। तो अब जो है, ये जो रिवर था, इंग्लिश रिवर, ठीक है, ये जो इसकी करंट थी, वो एकदम सीधा बहुत शांत तरीके से चल रही थी, लेकिन अचानक वो लहरा के चलने लगी। जैसे ही रोमांटिसिज्म आया, ठीक है, और कहीं न कहीं जो है, अब जो स्काई था वो अब उतना ट्रैंक्विल नहीं रह गया, क्योंकि चारों तरफ उसे ऐसा माहौल मिल रहा है कि अब वो पूरी तरह से अपने पाथ को अलग-अलग दिशा में लहरा के चल रही है, ठीक है? हाँ, सरारा, सरारा। हाँ, तो ये हो गया। तो अब जो धारा है, वो सरारा, सरारा होने लगी है भाई पोएट्री की, है ना? तो ये है। आई होप कि आप लोग एन्जॉय कर रहे होंगे, बहुत बढ़िया से समझ रहे होंगे, बहुत बेहतरीन तरीके से आपके सामने जो है पोएट ने रखा है। छाया कह रही हम 6 बहनें हैं, 3 मेरे पापा क्लासिसिज्म। अरे वाह! क्या बात है। और 3 में मेरे पापा क्लासिसिज्म चलाए और 3 में रोमांटिसिज्म आ गया। क्या बात है। देखो ये बहुत, आप एकदम अंदर गहराइयों तक छाया समझ गई हैं। तो आप मुझे ये बताओ कि आप क्लासिसिज्म वाली हो कि रोमांटिसिज्म वाली हो? ये बस बता दो। शुरुआत की 3 वाली हो कि अंतिम में 3 अंतिम में 3 वाली में हो? अच्छा जी। थर्ड वन है, तो क्या क्लासिसिज्म में आप हैं? अच्छा भाई, चलो। तो ये समझ लीजिए भाई, ये रोमा हमने आपको एक्चुअली ये कनेक्ट किया क्योंकि एक्चुअली एक बहुत पहले एक मूवी हमने देखी थी। सुनील दत्त की मूवी थी और मूवी का नाम नहीं याद आ रहा है, बहुत पहले। तो उस मूवी में क्या था कि पिताजी बहुत टाइट रहते थे। हर बच्चे को नियम कानून के साथ घर में आना है तो जूता यहाँ रखना है, एक-एक चीज़, ठीक है? और इतना ज़्यादा मतलब टाइट कर दिए थे कि अगर कोई छोटी-सी गलती करता था तो बहुत ज़्यादा पिटाई करते थे। वो डंडा एक रखे थे और उसे तेल में भिगो के रखते थे। जहाँ कोई छोटी भी गलती कर देता था या घर के किसी नियम कानून को तोड़ देता था, पिताजी ने कई नियम बनाए थे और नियम जगह-जगह सबको लगा था, पता होना चाहिए इस नियम को फॉलो करना है। उस नियम को जो तोड़ता था उसकी बहुत पिटाई करते थे। तो सुनील दत्त बड़े बेटे थे, वो उस नियम को बहुत दिनों से फॉलो कर रहे थे, लेकिन उनको ये अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन फिर भी वो आज्ञाकारी थे, उन्होंने फॉलो किया। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि छोटा वाला जो बेटा था, उनका यानी सुनील दत्त का छोटा वाला भाई, उसके भी खिलाफ वही नियम कानून चल रहा था। तो उस बच्चे से कोई कोई गलती हो गई, तो उसके पिताजी ने बहुत पिटाई की। उसको इतना पीटा कि एकदम जैसे वो बीमार जैसा हो गया। तो सुनील दत्त बहुत नाराज हुए, कहे कि ये क्या चल रहा है घर में? ऐसा लग रहा है जैसे कि हम भेड़-बकरी हैं, हमारे ऊपर कोई नियम कानून ऐसे चलाया जा रहा है। तो सुनील दत्त नाराज होके अपने घर को छोड़ देते हैं। मूवी मुझे याद नहीं आ रहा है, आप लोग कभी देखिएगा, बहुत शानदार मूवी है। तो क्लासिसिज्म, नियम कानून सब कुछ चीज़ें एक लिमिट तक सही रहती है, ठीक है? अब जो है लिमिट तक है, पहले जो ट्रेडिशनल लोग थे वो बहुत ज़्यादा क्लासिक थे, लेकिन अभी देखिए प्रेज़ेंट में लोग रोमांटिक हो गए हैं। लेकिन ये भी सही गड़बड़ बात है कि जब बहुत ज़्यादा रोमांटिक हो जाइए तब भी दिक्कत है, बहुत ज़्यादा क्लासिक हो जाइए तब भी दिक्कत है। एक मिडल पाथ हमेशा बेहतर होता है। अब देखिए रोमांटिक हो रहे हैं तो बच्चे कंट्रोल में नहीं आ रहे हैं, क्लासिक थे तो कम से कम ठीक था। ठीक है, लेकिन वो भी एक समय के बाद गड़बड़ था, तो ये सारी चीज़ें हैं। अति किसी भी चीज़ की सही नहीं है, इसीलिए मध्यम मार्ग ज़्यादा बेहतर है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे ज़रा ध्यान दीजिए, कॉन्टिनेंटल इन्फ्लुएंस, ये जो क्लासिसिज़्म चल रहा था और अचानक क्लासिसिज़्म से रोमांटिसिज़्म पे हम आए, तो क्या ये सिर्फ़ इंग्लैंड में ही चीज़ें हो रही थी, उसकी वजह से प्रभाव आया कि भैया हम चलो हमारे देश में विद्रोह हो गया तो हम अब क्लासिसिज़्म से रोमांटिसिज़्म पे आ गए, या फिर बाहर से भी प्रभाव है। दूसरे देशों में भी
दूसरे राज्यों में भी कुछ अलग हो रहा है, इंग्लैंड के अलावा अलग राज्य अलग देशों में भी कुछ चीजें ऐसी चल रही हैं जिसका इम्पैक्ट इंग्लैंड के ऊपर पड़ रहा है। तो यस, बिल्कुल पड़ रहा है, क्योंकि इंग्लैंड के लोग लगभग हर जगह थे और इसीलिए इंग्लैंड के ऊपर बाहरी दुनिया का बहुत तेजी से प्रभाव पड़ता था। और ध्यान रखिएगा, दो बात अपने दिमाग में रखिएगा, जो सबसे बड़ा इंफ्लुएंस है दैट इज फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन का प्रभाव है, और दूसरा है रूसो। रूसो उस समय एक बहुत बड़ा दार्शनिक आया और उसने एक बहुत बड़ी बात बोली थी। क्या आप लोग को लाइन याद है क्या? रूसो ने एक बात कहा कि मैन इज बॉर्न फ्री एंड एवरीवेयर ही इज इन चेन्स। मैन तो जन्म लिया था तो फ्री था, लेकिन उसे जहां देखो वहां वो चेन्स में बंधा हुआ है, बेड़ियों में जकड़ा हुआ है। क्या बात है भाई! तो ये बात जब इन्होंने कहा तो ये बहुत ज्यादा प्रभाव डालता है लोगों के ऊपर। और आपको पता है रूसो का एजुकेशन पे भी बहुत ज्यादा प्रभाव था। रूसो ने कहा कि बच्चे को आप एक जो ये बंद सिस्टम है, स्कूल में जब आप पढ़ाते हैं तो आप उसे कमरे के अंदर बैठा के पढ़ाते हैं। वो कहता था ये गलत है, बच्चे को नेचर के बीच में लाओ, बच्चे को पहाड़ों पे लेके पढ़ाओ, पर्वतों पे ले जाके पढ़ाओ, खुले मतलब खुले में पढ़ाओ ताकि वो सीखे। ठीक है, बच्चों को फ्रीडम दो, नियम कानून में मत बांधो, छोड़ दो बच्चे को। और यहीं पे एक लाइन आती है कि एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी प्रेजेंट इन मैन। स्वामी विवेकानंद जी ने यह बात कहा था कि एजुकेशन वास्तव में क्या है? मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन। हर व्यक्ति अपने आप में खुद परफेक्ट है, वो सब कुछ लेकर आया है, जब पैदा हुआ है तो उसके पास सब कुछ है। लेकिन टीचर का काम क्या है? दूसरे व्यक्ति गाइड का काम क्या है? कोई भी व्यक्ति किसी का गाइड है, मेंटर है, उसका काम सिर्फ क्या है? उसका काम सिर्फ यही है कि वो बच्चे को या सामने वाले को जिसका वो मेंटरशिप कर रहा है उसको बस उसकी रियल चीज से पहचान करवा दे, उसको बता दे कि देख भैया ये क्वालिटी तेरे अंदर है, अब इसको तुम ऐसे ऐसे कर लो तो ये चीज बाहर आ जाएगा। अब एज ए टीचर मैं भी क्या कर रहा हूं, मैं आपको पढ़ा थोड़े ना सकता हूं। इसीलिए मैं नोट्स वगैरह बहुत ज्यादा पॉइंट वाइज नोट्स देने में विश्वास नहीं करता हूं, क्योंकि मैं तब आपको बर्बाद कर रहा हूं। आपको सब कुछ पता है, मैं तो अच्छी अच्छी किताबें आपके सामने रख रहा हूं और दिखा रहा हूं कि देखो भाई ये चीजें आप जान लो। और इस तरह से लोगों ने ऐसी ऐसी बातें कही है। ठीक है, तो यस, टीचर का काम जामवंत की तरह ही है। वो आपके अंदर, आप सभी हनुमान हैं, आप सभी के अंदर बहुत ज्यादा नॉलेज है, सब आप लेके आए हैं। ईश्वर ने आपको खाली नहीं भेजा है। बस समस्या क्या हो गई है कि आपको सही जामवंत नहीं मिले समय समय पे, आपको समय समय पे अच्छा मेंटर और गाइड नहीं मिला। और जिसको जितना अच्छा मेंटर गाइड मिल गया उतने बेहतरीन तरीके से उसके अंदर का जो क्वालिटी थी उससे उसने पहचान कर ली और उतनी जल्दी उसे सफलता मिल गई, उतनी जल्दी वो आगे बढ़ गया। तो ये सारी बातें हैं। इसीलिए आप देखिए, जो एक ऐसा बच्चा जो आईएएस की फैमिली में पैदा हुआ है, जैसे आप लोगों ने एक सुना होगा, एक गांव है जिस गांव के लगभग हर परिवार में एक आईएएस यूपीएससी में जरूर है बंदा। वो कोई गांव है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा क्यों है, क्योंकि वहां एक माहौल बन गया। वहां पे जो है बहुत ढेर सारे जामवंत हो गए। ठीक है, सब लोग वहां पे, जब भाई सब नौकरी निकाल रहे हैं तो वहां जो भी बच्चा पैदा हो रहा है उसको तुरंत पता चल गया कि भैया मैं भी आईएएस बन सकता हूं। उसके दिमाग में शुरू से ये बात चल रहा है। और गाइड करने के लिए, सलाह देने के लिए रोज गांव में हर दूसरे दिन कोई ना कोई आईएएस आके घूम रहा है। तो उस बच्चे के लिए सामान्य बात हो गया, उसको हर कोई, तो इसलिए वो बहुत आसानी से उस एटमॉस्फेयर को और जो मेंटरशिप है वो आसानी से पा गया, हो गया। तो ये बातें हैं भाई। आई होप कि बहुत अच्छे से आप लोग को बातें समझ में आ रही होंगी, डीपर से डीपर लेवल पे। तो अब जो है रूसो, देखो हम आपको थोड़ा सा आगे लेके जा रहे हैं, बहुत डीपर लेवल पे जा रहे हैं हम। और आप, हमारी कोशिश ये है कि हम आपको एजुकेशन और जो लिटरेचर पढ़ ही रहे हैं तो उस लेवल का पढ़ लें, आपकी मजा आ जाए एकदम डीपर से डीपर लेवल पे। तो अब जहिया जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है, इसके जो प्रिंसिपल्स हैं, इन्होंने हेल्प किया टू फॉर्म एंड डायरेक्ट द आइडियाज ऑफ रोमांटिक्स। ठीक है, तो जो आइडियाज रोमांटिक्स के बने उसको फार्म करने का, वो डायरेक्ट करने का श्रेय रोमांटिक रेवोल्यूशन को जाता है, एंड टू मेक देम वाइडली एक्सेप्टेड इन इंग्लैंड। और कहीं ना कहीं उसी आइडियाज को फॉलो किया गया, तो इंग्लैंड में भी ये बहुत ज्यादा जो है वाइडली एक्सेप्ट किया गया रोमांटिसिज्म को। रूसो रूसो प्रीच द रिटर्न टू नेचर। रूसो कहता है नेचर की ओर लौटो, द सुपीरियरिटी ऑफ फीलिंग टू आइडिया। ये कहते हैं कि भैया ये जो आइडिया की बात करते हैं क्लासिसिज्म वाले, नियम कानून की बात करते हैं, नहीं,
वो ज्यादा ठीक नहीं है, बल्कि जो आपकी फीलिंग कहती है, जो मन कहता है, उसको मानो, उसको सुपीरियर प्लेस दो। तो उस पे इन्होंने फोकस किया। एंड द नीड फॉर अ ग्रेट चेंज इन द एस्टैब्लिश्ड ऑर्डर ऑफ थिंग्स टू सिक्योर द राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल। ये कहते हैं कि भैया अब जरूरत है, अब वो समय आ गया है कि ये जो नियम कानून बना था, जो स्टैब्लिश ऑर्डर है, अब उसको चेंज करने का समय आ गया है। और अब यहाँ पे हर व्यक्ति अपने आप में यूनिक है, और उस व्यक्ति को उसके अधिकारों को अब दिया ही जाना चाहिए। यानी हर एक इंडिविजुअल, हर एक पर्सन के अपने अधिकार हैं, और उसके अधिकार को उसे मिलना ही चाहिए। हाउएवर लोली ही माइट बी, चाहे वो कितना भी लोली क्यों ना हो। ये थोड़े ना है कि भैया जो शहर में रहने वाले हैं, जो बहुत बड़े बड़े पैसे वाले हैं, जो यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ते हैं, केवल प्रबुद्ध लोगों को आप न्याय दोगे? जो गांव में व्यक्ति अपना खेती कर रहा है, जो है अनजान व्यक्ति है, जो कि बात आपके एलिजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड में कहते हैं कि हियर लाइज मिल्टन, हियर लाइज क्रामवेल। हाँ, ये जो गांव के लोग हैं, अनपढ़ गवार लोग, इनको अगर सही गाइडेंस मिला होता, सही मोटिवेशन मिला होता, सही माहौल मिला होता, तो आज यहाँ पे जो व्यक्ति ये अननोन होके मर गया, आज मर गया, इसको कोई नहीं जानता हो सकता था ये भी मिल्टन जैसा फेमस होता, ये भी क्रामवेल बन सकता था। लेकिन तो ये बात है, इसका मतलब अगर किसी को माहौल नहीं मिला, किसी को एटमॉस्फेयर नहीं मिला, मेंटरशिप नहीं मिला, तो उससे उसका इंपॉर्टेंस कम नहीं हो सकता है। हर व्यक्ति का अपने आप में इंपॉर्टेंस है, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, चाहे कितनी भी छोटा काम कर क्यों ना करता हो, हर व्यक्ति को बराबर का अधिकार पाने का हक है। नेचर ने उसे इस सोच के साथ इस दुनिया में भेजा है, और हम उससे ये छीन नहीं सकते। ये बहुत बड़ी बात जो है रूसो ने कही, और ये सबको मिलना ही चाहिए, और रोमांटिसिज्म इसकी बात करता है। और रोमांटिक पोइट्री में ये बहुत अच्छे से आपको रिफ्लेक्ट भी होती है। विलियम वर्ड्सवर्थ की पोइट्री देख लीजिए। लूसी को कौन जानता था उनके पोयम लिखने से पहले? सॉलिटरी रीपर को कौन जानता था? VR7 में जो लड़की है उसको कौन जानता था? लेकिन वर्ड्सवर्थ ने उसको पोयम के माध्यम से आपके सामने रखा, और आप पढ़ते हैं। तो ये हिज राइटिंग्स ओन हिम हॉर्स ऑफ फॉलोअर्स इन द कंटिनेंट। और जो रूसो हैं उनकी राइटिंग ने उनको बहुत ढेर सारे फॉलोअर जो है पूरे कंटिनेंट में, पूरे महाद्वीप में जो है उनको, उनके बहुत ढेर सारे फॉलोअर्स है रूसो के। एंड हैड अ लार्ज कैलकुलेट सर्कुलेशन इन इंग्लैंड, और इंग्लैंड में भी रूसो का बहुत इंपैक्ट था। तो आप कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली रूसो को भी पढ़ लिए, क्या बात है भाई। हाँ, ध्यान दें। एंड इंग्लैंड में इसलिए भी बहुत जल्दी इंपैक्ट पड़ता था क्योंकि इंग्लैंड बहुत डेवलप था, वेयर सोशल कंडीशंस, ठीक है, दो लेस ऑप्रेसिव देन इन फ्रांस। अगर इंग्लैंड में ध्यान दे तो फ्रीडम थी, फ्रांस में थोड़ा सा ऑप्रेसिव था, लेकिन इंग्लैंड में सोशल कंडीशन कम ऑप्रेसिव थी, और इसलिए लोगों को बहुत जल्दी चीजों को फॉलो कर लेते थे। प्रोड्यूस जर्नल डिसकंटेंट, ठीक है, फ्रांस में जो है बहुत ज्यादा जो है फॉलो नहीं किया गया रूसों को, लेकिन इंग्लैंड में बहुत अच्छे से फॉलो किया गया। The Romantics thus had this powerful influence behind them in their general rebellion against tradition and authority। इस तरह से यदि आप देखें तो जो रोमांटिक्स हैं, रोमांटिसिज्म को फॉलो करने वाले पोएट्स हैं, क्रिटिक्स हैं, उनके पास एक पावरफुल इन्फ्लुएंस था। किस चीज का? रोमांटिसिज्म का, और दूसरा रूसो के आइडियाज का, ठीक है। और इस तरह से उन लोगों ने एक रिबेलियन किया जो ट्रेडिशन और अथॉरिटी चल रही थी उसके खिलाफ में, एंड इन देयर अपील टू इंस्टिंक्ट एंड सेंटिमेंट। और कहीं ना कहीं उनका जो पोइट्री थी वो सेंटिमेंट और इंस्टिंक्ट को दिखाती थी, और उसको उन्होंने बहुत अच्छे से अपनी पोइट्री में रिप्रेजेंट किया। इन द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, जब आप फ्रेंच रिवॉल्यूशन की बात करते हैं विद इट्स थ्री फोल्ड आइडियल, तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के 3 आइडियल्स कौन से थे जो पूरी दुनिया में बड़े फेमस हो गए थे अचानक? लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। याद रखिएगा, और इसका इंपैक्ट बहुत ज्यादा है। और कहीं ना कहीं रोमांटिसिज्म का जो सार है, ठीक है, वो इसेंस है, वो इसी 3 वर्ड में है। लिबर्टी यानी फ्रीडम, इक्वालिटी यानी समानता, और फ्रेटर्निटी यानी भाईचारा। ये तीनों चीज जो है आपको रोमांटिक पोएट्री में जम के देखने को मिलती है। एंड मेनी ऑफ देम सा एज द यंग वर्ड्सवर्थ डिड, बहुत से लोगों ने देखा है जैसा कि वर्ड्सवर्थ ने किया, द डॉन ऑफ न्यू होप फॉर ह्यूमन रेस, जो न्यू होम, एक नए जो है आशा की शुरुआत की, एक नए आशा की जो है भोर सुबह की शुरुआत की ह्यूमन रेस के लिए विलियम वर्ड्सवर्थ ने अपने पोइट्री के माध्यम से जो कॉमन मैन है उसको एक प्लेस दिया, एक नई पहचान दी। विलियम वर्ड्सवर्थ ने अपनी पोइट्री के माध्यम से, लिरिकल बैलेट के माध्यम से। मजा आ रहा है कि नहीं? बताओ भाई, डीपर लेवल पर ज्यादा अंदर तो नहीं घुस गया आप लोग अंदर जा रहे हैं ज्यादा, तो मजा आ रहा है कि बस ऐसे ही पढ़ रहे हैं, ये बताओ।
इतना मेहनत किया जा रहा है, उसका कुछ असर पड़ रहा है कि नहीं आप लोग के ऊपर? अब ये बताओ कि भैया आप लोग क्लासिस्ट बनोगे अपने बच्चों के लिए कि रोमांटिसिस्ट बनोगे? अपने बच्चों के लिए जो है क्लासिसिस्ट बनेंगे कि रोमांटिसिस्ट बनेंगे? अच्छा, मिडिल पार्ट, मिक्सचर आप बोथ। ओके। थोड़ा थोड़ा, अच्छा भाई, चलो अब आगे बढ़ते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ न्यू स्कूल। अच्छा, न्यू एरा स्टार्ट करेंगे आप लोग, चलिए ये भी अच्छी बात है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ न्यू स्कूल, अब जो नए स्कूल हैं उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, जल्दी जल्दी सुन लीजिए। सबसे पहली विशेषता है अ रिएक्शन अगेंस्ट रूल एंड कस्टम। सभी को पता है कि जो क्लासिसिज्म है वो रूल कस्टम की बात करता है, ये उसके खिलाफ रिएक्शन था। ठीक है। अच्छा, एरा इंटरेस्टिंग होता है। ठीक है, आप सभी लोग बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं, सभी लोग लगे हुए हैं। ऐसे ही मन लगा के लगेंगे तो फिर क्या ही है। एक गुरु को क्या चाहिए, एक टीचर को यही चाहिए कि उसके फॉलोवर खूब खुश हो जाएं। अगर पढ़ाएं तो फॉलोवर एकदम मजा आ रहा है तो फिर टीचर गदगद है, क्या बात है। तो वही चीज है। अब रिएक्शन अगेंस्ट रूल एंड कस्टम, इसमें ध्यान रखिएगा, विक्टर ह्यूगो साहब एक बात कहते हैं, रोमांटिसिज्म इज लिबरलिज्म इन लिटरेचर। बहुत बड़ी बात है, और ये बात आप देख ही चुके हैं। फ्रेंच रेवोल्यूशन के 3 जो आपके स्लोगन है वही है, उनमें से एक लिबरलिज्म की बात करता है, फ्रीडम की बात करता है। तो ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, पूछा गया है कि किसने जो है रोमांटिसिज्म को लिबरलिज्म इन लिटरेचर कहा है। तो ये बात है? तो ठीक है भाई। ये सारे डेफिनेशन बहुत बेहतरीन मटेरियल दिया आपको वो इन्होंने। इम्पिसेंट ऑफ फार्मूला, इसको कोई फार्मूला नहीं चाहिए भाई। रोमांटिसिज्म मतलब फ्री एकदम रहना, बट जनरस एंड टॉलरेंस इन एवरी वे। लेकिन इसका मतलब नहीं कि जनरस नहीं है, टॉलरेंट नहीं है। हर तरीके से रोमांटिसिज्म जनरस है, टॉलरेंट है, हर चीजों को बर्दाश्त करता है। इट इंसिस्ट अपॉन स्पॉन्टेनिटी एंड द प्रिंसिपल दैट एवरी मैन हैज अ राइट टू अटर हिज थॉट्स इन हिज ओन वे। क्या बात है। कहीं ना कहीं रोमांटिसिज्म ये बात के लिए जोर देता है कि हर व्यक्ति को यह अधिकार है कि वो व्यक्ति अपनी बात को अपने तरीके से कह सकता है। क्या बात है। और आपको कहते हुए मिलेंगे लोग। When we read the classical writer, जब हम क्लासिकल राइटर को पढ़ते हैं तो वी हैव अ जनरल इंप्रेशन ऑफ सेमनेस। अगर आप उनके पोइट्री को पढ़िए तो आपको एक जनरल इंप्रेशन मिलता है, एक जैसा सब कुछ चल रहा है, सब लोग एक जैसी बातें कर रहे हैं। लेकिन ऐसा ऐसा लगता था जब आप क्लासिकल लिटरेचर को पढ़ते हैं, जैसे कोई चीज मशीन से, जब एक जैसी सारे बात लोग कर रहे हैं तो ऐसा लगता था जैसे जो है पोएम्स वर मेड बाय द सेम मशीन, एक ही मशीन से सारे पोएम निकल के आ रहे हैं। लेकिन क्या यही बात आप रोमांटिसिज्म के लिए कह सकते हैं? नो। बट इन द वर्क्स ऑफ रोमांटिक्स देयर इज एंडलेस वैरायटी, इतनी वैरायटी की आप गिन नहीं सकते। इंडिविजुअलिज्म वाज द की नोट ऑफ न्यू मूवमेंट, इस मूवमेंट का सबसे की नोट क्या है? इंडिविजुअलिज्म। एक जैसा आपको चीजें मिलेगी ही नहीं। आप सेली के पोएम्स को किड्स के पोएम से कंपेयर ही नहीं कर सकते। आप वर्ड्सवर्थ के पोएम को किसी के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। मतलब हर कोई अपने आप में अलग है। कॉलरीज अपने तरीके से लिखते हैं, क्या बात है, बायरन अपने तरीके से लिखते हैं, सब अलग नजर आते हैं और सबकी पोएट्री एक अलग इंप्रेशन दिखाती है। तो वही बात है कि इट वॉज नॉट हाउ एवर, ठीक है, ऑल टुगेदर अनगाइडेड। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि ये फ्रीडम मिल गया तो सब कहीं भाग रहे हैं। अनगाइडेड बिल्कुल नहीं थे। आपको अलग अलग डायरेक्शन दिखता है लेकिन वेल गाइडेड। इट डेरिव्ड मच ऑफ इट्स इंस्पिरेशन, तो आखिर कहां से गाइडेड थे ये लोग? तो इट डेरिव्ड मच ऑफ इट्स इंप्रेशन फ्रॉम स्पेंसर, शेक्सपियर, मिल्टन। इंप्रेशन कहां से लेते हैं? इसके पहले भी लोग थे जो रोमांटिक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते थे, स्पेंसर, शेक्सपियर, मिल्टन, वहां से ये लोग कहीं ना कहीं मोटिवेशन लेते हैं। हु इट रिवर्ड, जिनको इन लोगों ने सम्मान दिया, एंड समटाइम्स इमिटेटेड, और बहुत बार इमिटेट किया। आप किड्स के बारे में कहा जाता है कि स्पेंसर के बहुत बड़े इमिटेटर थे किड्स, ठीक है। एंड इट इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर, ये आप सभी को ध्यान रखना पड़ेगा कि इट वाज मोर इन मोस्ट रिस्पेक्ट, बहुत से मामलों में आप कह सकते हैं कि ये रिवाइवल था, ठीक है, नॉट एन इनोवेशन। ये कोई नई खोज नहीं थी, ये एक तरह से कोई नई विचारधारा नहीं थी।
ऐसा लगता है कि जैसे एक रिवाइवल था। कितनी बेहतरीन तरीके से बात कही गई है, ठीक है? तो अब ध्यान दीजिए, बहुत बेहतरीन आपके कई आंसर आपके यहाँ पे हो रहे हैं बात। बिल्कुल। आप जैसे टू द स्काईलार्क 2 पोएम लिखे गए हैं, लेकिन दोनों अपने-अपने तरीके से व्यू रख रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल अ, राकेश जी। रुचि कह रही है वर्ड्सवर्थ हैज़ वर्शिप्ड नेचर, शेली प्रेजेंट रिवॉल्यूशन, ठीक है? एंड किट्स इज लवर ऑफ ब्यूटी। बहुत सही रुचि। इतना आप लोग बता दिए, अब तो आप लोग एग्जाम को फोड़ के रख देंगे भाई, हैं? क्या बात है! मजा आ रहा है आप लोग को, हैं? डीपर से डीपर लेवल पर समझ रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं, रिटर्न टू नेचर एंड द सिंपल लाइफ। यहाँ पे क्या हो रही है भाई? जो है ये नेचर की ओर लौटना चाहते हैं, सिंपल लाइफ की ओर लौटना चाहते हैं। बहुत सही, सिंपल बात है। वहां सिटी लाइफ की ओर जा रहे थे, आर्टिफिशियलिटी की ओर जा रहे थे। यहाँ क्या है? नेचर की ओर, सिंपलर लाइफ। लाइक रूसो, सम ऑफ द लीडर्स ऑफ द रोमांटिक्स कमेंडेड सिंपल, नेचुरल कंट्री लाइफ। इस तरह से उन लोगों ने मतलब एक तरह से प्रशंसा की है, ठीक है, रूसो और रोमांटिक राइटर्स ने सिंपल, नेचुरल एंड कंट्री लाइफ को, विच सो मेनी पोएट्स हैड रिटन बिफोर देम। बहुत से लोगों ने उसके पहले कोशिश की थी, उसका इन लोगों ने कहीं ना कहीं तारीफ किया कि ये चीजें बढ़िया थी। द आगस्टन वर फुली अलाइव टू नेचुरल ब्यूटी। ऐसा नहीं था कि आगस्टन नेचुरल ब्यूटी को नहीं मानते थे, बिल्कुल वो अलाइव थे, अपनी पोइट्री में शामिल भी करते थे, लेकिन बट देयर फॉर्मल मेथड कन्वेड नो सेंस ऑफ एनी ट्रू इंटीमेसी विद रूरल लाइफ। लेकिन पोइट्री में कहीं पर भी अब उनका जो मेथड था वो रूरल लाइफ से कनेक्शन को, इंटीमेसी को नहीं दिखा पाता है, ठीक है। देयर सीम्ड, उनकी जो पोइट्री थी, सीम्ड स्टिल टू बी द कंट्री ऑफ निम्स एंड शेफर्ड्स ऑफ द आइडल्स एंड पास्टोरल्स। वर्ड्सवर्थ एंड हिज फ्रेंड्स। लेकिन जब आप वर्ड्सवर्थ की बात करते हैं, इनके फ्रेंड्स की बात करते हैं, यानी रोमांटिक पोएट्स की बात करते हैं, तो इन लोगों ने क्या किया है? सेट देमसेल्फ टू डिपिक्ट इन टर्म्स एज क्लोज एज पॉसिबल टू ऑर्डिनरी स्पीच। ये जितना कोशिश करते हैं कि हम सिंपल और ऑर्डिनरी तरीके से, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में अपनी बात को कहें, वो चीज जो है आपको क्लासिकल में बिल्कुल देखने को नहीं मिलता, ठीक है। तो अगर इन लोगों ने कोशिश भी की है, अगर ऑगस्टन्स ने कोशिश भी की है, तो इनकी पोइट्री में क्या देखने को मिलता है? ये निम्स की बात करते हैं, ये शेफर्ड्स की बात करते हैं, ठीक है, पास्टोरल्स लिखते हैं, ठीक है। तो अब जब सिंपल सी बात है, इसमें जो ये कहीं ना कहीं जो लैंग्वेज यूज करते हैं वो डिफिकल्ट है, ठीक है, अलूशंस का बहुत ज्यादा प्रयोग करते हैं, जो कि रोमांटिक जो आइडियल्स हैं उससे अलग है, ठीक है। रोमांटिक आइडियल क्या कहता है? बहुत ही ऑर्डिनरी स्पीच। आपको वर्ड्सवर्थ की डेफिनेशन याद है क्या? वो कहते हैं कि पोएट्री ऐसी होनी चाहिए जो जो सामान्य जो व्यक्ति है, ले मैन है, उसकी लैंग्वेज में होनी चाहिए, ठीक है। अब आप सिंपल लैंग्वेज में लिखेंगे तब जाके वो ले मैन को समझ में आएगा। वर्ड्सवर्थ का ये कहना था कि आप ऐसी पोएट्री लिखो कि एक गांव का सबसे जो ले मैन है वो भी उस पोएट्री को पढ़ के समझ जाए, है, उसको एकदम फीलिंग आए। और बिल्कुल आप उनकी पोएट्री देखिए, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखी गई है, ठीक है। तो ये बात है। तो आई होप इट इज वेरी क्लियर। हाँ, स्पॉन्टेनियस तो रहेगी, पोएट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग, ठीक है। वो तो पोएट्री के डेवलपमेंट की बात हो रही है कि जब पावरफुल फीलिंग होगी तो उसे आप वैसे ही कह दीजिए। आप बहुत सोच समझ के मत लिखिए। जैसे क्लासिसिस्ट कहते थे कि भैया ट्रेनिंग ली गई है, इस तरह क्लासिक पोएट्री लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ता था? एक ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती थी, इंपल्स की जरूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन यहाँ पे क्या है? यहाँ इंपल्स की जरूरत है, यहाँ इमोशन की जरूरत है। जो इमोशन, जो आपका इंपल्स है, जो इमोशन है, जब वो आपके मन में आ रहा है तो आप क्या कर रहे हैं? जैसे जैसे इमोशन आपके मन में आ रहा है और जैसे जैसे इमोशन हाई लेवल पे आ रहा है और आके एक जगह इकट्ठा होने लग रहा है, तो फिर आप अपनी पोएट्री लिख दे रहे हैं। आप शब्दों का चयन नहीं कर रहे हैं कि भैया कठिन से कठिन वर्ड को लेकर आएंगे और तब जाके पोएट्री लिखेंगे। ये बात है। तो ऑर्डिनरी स्पीच होनी चाहिए, रियल लाइफ एंड पीपल ऑफ कंट्री साइड को रिप्रेजेंट करना चाहिए। देयर करेक्टर्स वर द प्लेन पीपल ऑफ द फार्म एंड द विलेज एंड देयर पोएम्स वर फेथफुल टू द फैक्ट्स ऑफ देयर लाइफ्स एंड लेबर्स। ये भी बहुत चीज है कि जो एग्जैक्टली पोएम जो लोग करते हैं, उनके उनके एक्टिविटीज को, उनके लेबर को, उनको वर्क को एकदम सही तरीके से, ये नहीं कि आलतू फालतू इमेजिनेटिव तरीके से दिखा दीजिए। सॉलिटरी रीपर, जो आप देखिए, सॉलिटरी रीपर को पढ़िए, आप जब पढ़ते हैं तो आपको लग रहा है क्या कि यहाँ इमेजिनेशन बहुत हाई लेवल का है?
कोई यहाँ पे फिक्शन डाला गया है, फैक्ट नहीं है, नो। आपको पूरी तरह से लगेगा कि यस, जो एक एक रीपर है ऐसे ही होगी, और किस तरह से वो काट रही है, गुनगुना रही है, ऐसे ही तो हम करते हैं। जब आप डैफोडिल्स की बात करते हैं, जो डैफोडिल्स किस तरह अपने सर को हिला रहे हैं, सारी चीजें एकदम वैसा ही फील होता है। कहीं से ये बहुत ज्यादा फिक्शनल एलिमेंट डालने की नहीं कोशिश कर रहे हैं, यानी फेथफुल हैं जो भी ये फैक्ट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप चाहें वो वाला बताइए, वो पोएम कौन है, माइकल। माइकल पोएम में देखते हैं कि वो किस तरह गांव में रहते हैं पहाड़ों के बीच में, और उनका बच्चा बाहर जाता है पढ़ने के लिए, है ना। वो सोचते हैं कि हमारे कष्टों को दूर करेगा, लेकिन वो अलग संगत में पड़ जाता है। बिल्कुल रियल रिप्रेजेंटेशन है। यहाँ पे लीच गैदरर को देखिए, लीच गैदरर में किस प्रकार एक बूढ़ा व्यक्ति है, उम्र हो गई है, टीज में है, और किस तरह से चीजों को कर रहा है। तो एवरीथिंग जो है बहुत ही लॉयल है, फेथफुल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉमन पीपल। ठीक है। तो इस तरह से आप देखिए कि ये जो थीम है पोएट के द्वारा, लेक स्कूल पोएट्स ने बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट किया है। लेक पोएट्स को यहाँ पे बताया गया वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज एंड साउथ, ये लेक पोएट्स हैं, और इनके फॉलोअर्स ने बहुत बेहतरीन तरीके से काम किया है एंड अचीव्ड मोस्ट मूविंग इफेक्ट बाय द यूज ऑफ सिंपलेस्ट लैंग्वेज। और उन्होंने सबसे जितना सिंपल से सिंपल लैंग्वेज हो सकता है उसका यूज किया, और बिल्कुल इसमें सफल हुए। बहुत अच्छा इंपैक्ट उन्होंने क्रिएट किया। When the occasion demanded it, they could of course reach the height of sustained and noble eloquence, but primarily they aimed, as Wordsworth put it, a selection of language। ध्यान रखिएगा, कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, selection of language really used by men। उनकी कोशिश थी कि हम ऐसे लैंग्वेज को लेंगे जो वास्तव में लोगों के द्वारा, कॉमन लोगों के द्वारा यूज किया जाता है। ये लाइन याद रखिएगा, ये वर्ड्सवर्थ की एग्जैक्टली प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट की लाइन है, सिलेक्शन ऑफ लैंग्वेज रियली यूज्ड बाय मैन। ऐसा वर्ड्सवर्थ का कहना था कि हम उसी लैंग्वेज को सेलेक्ट करेंगे जो लोग यूज करते हैं। ठीक है। और वर्ड्सवर्थ की बहुत बार बुराई भी होती कि ठीक है वर्ड्सवर्थ तो आप कहते हैं कि नहीं कॉमन लोगों की बात करते हैं, लेकिन लाउडेमिया में क्या हो रहा है बताओ, लाउडेमिया में क्या हो रहा है, कैन एनीवन टेल। लाउडेमिया में तो कॉमन लोगों की बात नहीं कर रहे हैं वो। लेकिन ये बात देखो, कोई भी व्यक्ति पूरी तरह से नहीं, भाई अगर 90% वर्ड्सवर्थ ऐसा कर रहे हैं, कॉमन लोगों की भाषा में लिख रहे हैं, तो इससे ज्यादा क्या चाहिए आपको। भाई कई बार समय की डिमांड होती है, वही ये बात कहा गया, लाइन समझिएगा कि व्हेन द अकेजन डिमांडेड इट, जब कभी अकेजन ने डिमांड किया, ऑफ कोर्स रीच द हाइट ऑफ सस्टेन एंड नोबल इलोक्वेंस। तो इन लोगों ने भी नोबल इलोक्वेंस को प्राप्त किया है, हाई लेवल की लैंग्वेज का यूज किया है, लेकिन बट प्राइमरली, लेकिन जो उनका पहला फोकस था, जो पहला एम था, वो कॉमन लोगों के प्रति ही था, और उन्हीं की लैंग्वेज में ज्यादातर लिखा है। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, वैरायटी, ठीक है, एंड इंडिविजुअलिटी। जब आप इनको देखेंगे, वैरायटी और इंडिविजुअलिटी, इस पे बात हम पहले भी कर चुके हैं, फिर एक बार बात आ रही है। इनकी पोइट्री में आपको बहुत ज्यादा वैरायटी दिखेगा, और इंडिविजुअलिटी, वो भी बहुत ज्यादा दिखेगा। ठीक है। तो रोमांटिसिज्म हैड अनदर एस्पेक्ट विच वी एसोसिएट विद द वर्क्स ऑफ अदर पोएट्स सच एज शेली की बात कर लीजिए, कीट्स की बात कर लीजिए, बायरन की बात कर लीजिए, आपको जम के दिखेगा। इट फेवर्ड सब्जेक्टिविटी। ध्यान रखिएगा, बहुत मेन पॉइंट है कि यहाँ पे सब्जेक्टिव नेचर की बात हो रही है, यानी कोई भी पोएट अपनी लाइफ से रिलेटेड चीजों को आपके सामने रख सकता है। उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है, उसको पोएट्री के माध्यम से रिप्रेजेंट कर सकता है, जो कि आपको पहले नहीं मिल रहा था। ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये जो सब्जेक्टिव नेचर है, वो रोमांटिसिज्म की बहुत बड़ी विशेषता है। जब वर्ड्सवर्थ जाते हैं, चाहे वो नेचर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन नेचर से खुद को कनेक्ट कर रहे हैं, चाहे प्रिल्यूड की बात कर लीजिए, चाहे आप टिंटन नबी की बात कर लीजिए, चाहे आप डैफोडिल्स की बात कर लीजिए, क्या नेचर पूरी तरह से, क्या वर्ड्सवर्थ ऑब्जेक्टिव है? नो। वर्ड्सवर्थ खुद बताते हैं, उस लड़की जो VR7 में, उस लड़की से खुद वर्ड्सवर्थ, जो दूसरा पर्सन है वो वर्ड्सवर्थ ही है जो उस लड़की से कन्वर्सेशन कर रहा है। डैफोडिल्स में वर्ड्सवर्थ खुद जा रहा है, देख रहा है। टिंटन नबी में वर्ड्सवर्थ खुद 5 साल पहले गया था, फिर दोबारा जाता है, और जो इम्पैक्ट है उसको बताता है अपनी बहन से, और फिर उसको समझाता भी कि नेचर नेवर डिड बिट्रे, इसलिए तुम ट्रस्ट कर सकती हो नेचर के ऊपर। तो ये क्या है, पूरी तरह से पोएट्री सब्जेक्टिव नेचर पे आधारित थी। सी वाज द फैंटम ऑफ डिलाइट, अपनी पत्नी के बारे में बात करता है वर्ड्सवर्थ। ठीक है। तो आई होप इट इज वेरी क्लियर टू एवरीवन, सभी को डीपर से डीपर लेवल पे समझ में आ रहा है। तो सब्जेक्टिविटी आपको जम के मिल रही है, इमोशनलिज्म मिल रहा है आपको, इम्पल्स मिल रहा है, कलर मिल रहा है। कलर का मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमोशंस आपको देखने को मिल रहा है, और बेहतरीन तरीके से आपको जो है दिखाया जा रहा है।
rather than line the free play of imagination over a limitless variety of subject। आपको लिमिटलेस वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट पे जो है इमेजिनेशन मिल रहा है, और इस तरह से दे विच इट रैंसैक्ड द एजेस, और ये लंबे समय तक जो है इसका प्रभाव रहा। ठीक है, तो बहुत बेहतरीन तरीके से जो है ये पोएट्री को आपको वैरायटी दिखाने की कोशिश करते हैं रोमांटिसिज्म के पोएट्स। ठीक है, बिटवीन द ऑगस्टन्स देयर वाज ऑलवेज अ सर्टेन फैमिली रिजेम्बलेंस। ये बात पहले, जो ऑगस्टन है, जब आप इनके पोएम्स को देखते हैं या इनको देखते हैं तो आपको लगता है कि थोड़ा बहुत इनके अंदर सिमिलैरिटी नजर आ रही है, लेकिन लेकिन जब आप रोमांटिक्स की बात करते हैं तो आपको लगता है कि हर कोई अपने आप में पूरी तरह से इंडिविजुअल है। ठीक है, और आप बिल्कुल भी गलती से भी एक को दूसरे से तुलना नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये है यहाँ पे। चलिए, तो ये बातें हो चुकी हैं, इसलिए इस वाले पॉइंट को छोड़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट जो है आपका रिटर्न ऑफ द लिरिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। बताइए भाई, रिटर्न ऑफ द लिरिक से क्या समझते हैं? कैन एनीवन टेल? ये रिटर्न ऑफ द लिरिक क्या है? कैन एनीवन टेल? यहाँ पे आपको क्या है, अगर आप ध्यान देंगे तो इसके पहले जो पोएट्री लिखी जा रही थी क्लासिकल एज में, वो कौन किस प्रकार के पोएम को लिखा जा रहा था? क्लासिकल एज में लिखा जा रहा था क्या? हीरोइक कपलेट। लेकिन अब आपके इस एज में जो पोएट्री लिखी जाएगी वो ज्यादातर लिरिक लिखी जाएगी, रिलिकर पोएम का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे किया जा रहा है। और जब लिरिक की बात की जाएगी तो लिरिक से अपने आप दो तीन चीजें आ रही हैं। म्यूजिकलिटी आ जाएगी पोएम्स में। नॉन इंटेलेक्चुअलिज्म, बहुत हाई फाई बातें नहीं की जाएगी जो समझ के बाहर हो। फिलोसफिकल बातें कम, सिंपल बातें ज्यादा। सेंसुअस आपको पोएट्री मिलेगी, आपको अट्रैक्ट करेगी अपनी ओर, सेंसेज को अट्रैक्ट करेगी। एंड इम्पैशन, और बहुत ज्यादा पैशनेट होगी, पैशन से भरी हुई होगी, इमोशनल होगी। तो आई होप ये बात समझेंगे। तो लिरिसिज्म का मतलब है म्यूजिकल, नॉन इंटेलेक्चुअल, सेंसुअस एंड इम्पैशन। तो ये बात ध्यान रखिएगा। यस, आपके एलिजाबेथन एज में लिरिक जम के था और इस एज में भी आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि रोमांटिक एज का सबसे बड़ा लिरिसिस्ट अगर आपसे पूछा जाए तो बताइए कौन है? रोमांटिक एज में सबसे बड़ा लिरिसिस्ट कौन है? ऐसा पोएट जिसको सबसे बड़ा लिरिसिस्ट बोल सकते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा, पीबी शेली। पीबी शेली जो है, इन द हैंड्स ऑफ शेली इन पर्टिकुलर लिरिकल वर्स अटेन्ड अ न्यू स्कोप, रिचनेस एंड फर्वर, एंड हिज लॉन्गर फ्लाइट्स, बहुत लंबी लंबी फ्लाइट भरते हैं शेली साहब, एंड हैव प्रोबेबली नेवर बीन सरपास। और ऐसा कहा जाता है कि शेली साहब का मुकाबला कोई नहीं कर पाया लिरिक के मामले में। ठीक है, और ये भी ध्यान रखिएगा, सारे लिखते हैं। इसीलिए अगर पूछा जाए कि लिरिक पोएट्री एकदम फर्स्ट ऑर्डर में बेहतरीन तरीके से किस एज में लिखी जा रही थी, तो रोमांटिक एज याद रखिएगा। ऑल द ग्रेट रोमांटिक्स हाउ एवर इन द यूरोप, चाहे यूरोप की बात करिए चाहे इंग्लैंड की बात करिए, वर लिरिसिस्ट ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर, बहुत ही हाई क्वालिटी के जो है लिरिसिस्ट थे। ठीक है, चलिए अब सबसे लास्ट पॉइंट की ओर चलते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्ट इन द मिडिल एजेस। आप लोग मतलब एक तरह से इंट्रोडक्शन में सब कुछ पढ़ चुके हैं, तो आपको नया नहीं लग रहा होगा, हम उसी को बस एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, तो मिडिल एज में बहुत इंटरेस्ट है। अब आप बताइए, पोएम का नाम बताइए, ओड ऑन ग्रेसियन अर्न, क्या दिखाता है? मिडिल एज को दिखाता है। दिखाता है कि नहीं दिखाता? एक अर्न है, ठीक है, ओड टू साइकी, बिल्कुल। आप कीट्स के बहुत ढेर सारे पोएम्स हैं। ठीक है, आप इनके जो शुरुआती वाली पोएम्स हैं जो स्पेंसरियन स्टैंजा में लिखे गए हैं, वो सब मिडवलिज्म को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और ग्रीक कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ओzymandias, और आप शेली का देख लो, ओzymandias बहुत अच्छा भाई, राकेश जी, स्मिता, छाया बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं, रुचि। ठीक है, ओzymandias देख लीजिए आप। ठीक है, तो ये कितने बेहतर, पॉट ऑफ बासिल देख लीजिए, बिल्कुल। तो ये मिडलिज्म को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है, यस, इंस्क्रिप्शन जो अर्न पे है पूरी तरह से वो दिखा रहा है। इसके अलावा वाल्टर स्कॉट का नाम भी आप लोग को मैं बता चुका हूं। ठीक है, तो इसीलिए ये वाल्ट स्कॉट एंड कीट्स का नाम लेते हैं। ये सबसे ज्यादा अगर आपसे पूछा जाए मिडलिज्म सबसे ज्यादा किसमें दिखता है, तो ये दो पोएट हैं, सर वाल्टर स्कॉट एंड जॉन कीट्स। लेकिन ऐसा नहीं कि यही और रोमांटिक पोएट नहीं करते, वो लोग भी करते हैं।
लेकिन सबसे हाईएस्ट लेवल पे इन दोनों में दिखता है, तो ये याद रखिएगा। यही वजह था कि शेली ने कीट्स को कहा था कि ही वाज अ ग्रीक, ठीक है। कीट्स को उन्होंने ग्रीक बोला था और साथ ही साथ ये भी बोला था कि हेलेनिक पोएट, कीट्स को हेलेनिक पोएट भी बोला जाता है क्योंकि ये ग्रीक कल्चर्स को अपने पोएट्री में बहुत ज्यादा दिखाने की कोशिश करते हैं। आई होप इट इज वेरी क्लियर टू एवरीवन। और आप देख लीजिए, ऐसा नहीं, वर्ड्सवर्थ साहब, अब बताइए वर्ड्सवर्थ साहब मिडिल एज को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। लाउडेमिया, भूल गए कि आप, लाउडेमिया ग्रीक कल्चर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो लगभग हर पोएट ने कुछ ना कुछ ऐसे पोएम्स लिखे हैं जो मिडिल एज को रिप्रेजेंट करता है, ग्रीक एज को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन सबसे टॉप पे जो चल रहे हैं वो स्कॉट एंड कीट्स, ठीक है। इसी के साथ आज की क्लास एंड होती है। आई होप कि यू ऑल हैव एंजॉयड अ लॉट। बताइए कैसा लगा आप लोग को, मजा आया कि नहीं आया, मजा आया कि नहीं। क्लास एंड करने से पहले एक छोटा सा कोटेशन आप लोग को सुना दे रहे हैं, ठीक है। एक बहुत ही बेहतरीन वर्क है, बर्क साहब हैं, बर्क का एक वर्क है जिसका नाम है अ फिलोसफिकल इंक्वायरी इनटू द ओरिजिन ऑफ आवर आइडियाज ऑफ सबलाइम एंड ब्यूटीफुल। ये 1756 में आया था, बहुत ही बेहतरीन वर्क है और नेट एग्जाम में बार बार पूछा जाता है इसका नाम उल्टा पुल्टा करके। अब मैं फिर से बोल दे रहा हूं क्योंकि लिखने में टाइम लगेगा। अ फिलोसफिकल इंक्वायरी इनटू द ओरिजिन ऑफ आवर आइडियाज ऑफ द सबलाइम एंड ब्यूटीफुल। और यहाँ पे ये बात करते हैं इनर लाइफ एंड इनर एक्सपीरियंस की। मैं एक लाइन बस पढ़ रहा हूं, उस लाइन को बस सुन लीजिए कि वेयर एवर वी फाइंड रोमांटिसिज्म, वेयर एवर वी फाइंड रोमांटिसिज्म वी फाइंड द इनर लाइफ, ठीक है, समहाउ असर्टिंग द सुपरियरिटी ओवर आउटर। क्या बात है। तो जो आउटर वर्ल्ड को रिप्रेजेंट किया जा रहा था अब तक, उसके ऊपर सुपरियरिटी दिखाई गई है रोमांटिसिज्म के द्वारा, और यहाँ पे इनर लाइफ को रिप्रेजेंट किया गया है। बहुत ही बेहतरीन लाइन में फिर रिपीट कर रहा हूं, आपके एग्जाम में आ सकता है। वेयर एवर वी फाइंड रोमांटिसिज्म वी फाइंड द इनर लाइफ समहाउ असर्टिंग इट्स सुपरियरिटी ओवर आउटर, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। और सारे आपको जो कोटेशंस, आज मैंने कई बेहतरीन बेहतरीन कोटेशन आप सभी को बताया है, वो सारे याद रखना है आप लोग को, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ठीक है। सो गुड नाइट टू एवरीवन।